So hello everyone, today we are going to continue with your chapter number 5. ठीक है, CBS कोर बैंकिंग सिस्टम. तो कोर बैंकिंग सिस्टम लग कैसा रहा है? इजी लग रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है? कोर बैंकिंग सिस्टम आपको इजी लग रहा है कि डिफिकल्ट? बहुत इजी है मैम. पहला क्लास थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लास था, पहला क्लास सीख लिया तो चैप्टर 5 पूरा पॉकेट के अंदर. लास्ट क्लास में आपने क्या बताया था? बहुत इजी चीज बताया था जो हमें ऑलरेडी आता था. आपने बोला था कि कमर्शियल बैंक का फंक्शंस क्या क्या होता है. डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन्स ग्रांट करता है, रेमिटेंसेस करता है. रेमिटेंसेस में हम लोगों ने फंड ट्रांसफर के बारे में सीखा था. फिर उसके बाद याद है मैंने आपको एक चीज बताया था, डिमांड ड्राफ्ट दिखाया भी था. फिर उसके बाद हम लोगों ने मेल ट्रांसफर के बारे में सीखा था, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, TTMT, EMT, इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर, जहां पे विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट हम लोग क्या है, हम लोग मतलब बैंक जो है वो ट्रांसफर कर देता है एक क्लाइंट के अकाउंट से दूसरे क्लाइंट के अकाउंट में पैसा. समझ में आया? सो दैट वाज इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर, MT और TTT. फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था RTGS क्या होता है, NEFT क्या होता है, और फिर सब में कितना कितना लिमिट्स है, क्या क्या टाइम है, क्या क्या ड्यूरेशन है, कितना चार्जेस लगता है. फिर उसके अलावा हम लोगों ने किया था बैंक का और भी फंक्शंस होता है, लाइक मैंने बोला था बैंक जो है अंडर राइटिंग में हेल्प करता है, फिर लेटर ऑफ क्रेडिट देता है, बैंक गारंटी देता है. मैंने बैंक गारंटी का आपको एक तो सैंपल पीस भी दिखाया था कि बैंक गारंटी कैसा दिखाई देता है. और लेटर ऑफ क्रेडिट बोला था इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में, वेयर कमर्शियल बैंक्स एक्ट्स एज अ गारंटर ऑन द बिहाफ ऑफ द इंपोर्टर ऑफ द गुड्स फॉर द एक्सपोर्टर. है ना? तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था. बैंक का अलग अलग फंक्शंस है. इसके अलावा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़ा था, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिजिटल पेमेंट के अंदर कवर किया था चैप्टर 4 में. बट फिर भी मैंने आपको दोबारा बताया था दोनों का डिफरेंस, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का क्या डिफरेंसेस है. और लास्ट में याद है हम लोगों ने स्टेप्स किया था, इंटरनेट बैंकिंग का स्टेप्स क्या क्या होता है. स्टेप्स बोला था कि पहले अप्लाई करना पड़ता है इंटरनेट बैंकिंग के लिए, फिर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड आता है बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, उसमें URL भी लिखा रहता है, URL कोड. वो URL साइट में आप जाकर वेब सर्वर खोल लोगे कंपनी के साइट का, ICICI बैंक का. फिर आईडी पासवर्ड चेंज करना पड़ता है आपको. ये सब हम लोगों ने सीखा था ना? क्लियर है? तो ये सब याद आ रहा है कि नहीं? और फिर किस तरह से जो है आपको एक्सेस मिलता है ना? आपका जो है हर एक चैनल का, जैसे इंटरनेट बैंकिंग चैनल का भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट बैंकिंग चैनल का भी डेटाबेस सर्वर है, तो वहां से चेक करता है, ऑथेंटिकेट करता है यूजर को कि ये वैलिड यूजर है कि नहीं. एक पूरा ICICI बैंक का मेन डेटाबेस सर्वर है जो डेटा सेंटर में रखा हुआ है. बट इतने सारे चैनल्स है, ठीक है, ICICI बैंक के, लाइक ATM का चैनल सर्वर है, फिर अलग से इंटरनेट बैंकिंग का चैनल सर्वर है, फिर मैंने आपको बोला था फोन बैंकिंग का अलग सर्वर होता है, SMS का वेब सर्विसेज होता है. इतने सारे अलग अलग चैनल्स होते हैं. फिर सबका अपना अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सबका अपना अपना डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है. फिर उसके थ्रू कम्युनिकेट होता है. फिर उसके बाद अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो जो चैनल सर्वर है वो किसके संग कम्युनिकेट करता है? मेन सर्वर के संग, होस्ट कंप्यूटर वाला में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो लगा हुआ है उससे कम्युनिकेट करता है. और वो इन रिटर्न एक्सक्यूज मी, वो इन रिटर्न किसे कम्युनिकेट करता है? डेटाबेस, जो कंपनी का मेन डेटाबेस सर्वर है. और वहीं से तो वो बिजनेस इंटेलिजेंस यूज करके, सॉफ्टवेयर यूज करके अलग अलग छोटे छोटे डेटा मार्ट्स बना के रखा हुआ है. सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीस थिंग्स, आर्किटेक्चर. और फिर मैंने बोला था कि जो क्लाइंट होता है ना वो डायरेक्टली मेन सर्वर से कभी भी कम्युनिकेट नहीं करता, प्रॉक्सी सर्वर से कम्युनिकेट करता है. वो भी प्रॉक्सी सर्वर भी प्रोटेक्टेड रहता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से, फायरवॉल्स एंड ऑल लगे हुए रहते हैं. तो ये सब चीज हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है. बोलो याद है ये सब कि नहीं याद है? कम ऑन टेल मी, ये सब याद है कि नहीं है? सब याद है? वेरी गुड. अब हम लोग डिस्कस करेंगे. अच्छा मेरे को ना, अगर आपको याद है तो मुझे 2 सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दो, CBS सॉफ्टवेयर का, एनी 2 सॉफ्टवेयर यू नो. ये भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. कोई भी 2 सॉफ्टवेयर का नाम बताओ जो बड़े बड़े बैंक्स लगाते हैं होस्ट कंप्यूटर के अंदर. डेटा सेंटर में रखा हुआ रहता है ना डेटाबेस सर्वर, और उसके बाद मेन होस्ट कंप्यूटर सर्वर जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगाया हुआ रहता है. वेरी गुड. बताओ. फिनैकल. वेरी गुड, फिनैकल. और बैंकमेट. और बैंक्स, BNCKS बताया था ना मैंने, बैंक्स BNCS. ठीक है. और उसके अलावा फिनवन. वेरी गुड. और बताओगे? एक और CBS बताया था, ओरेकल का भी था CBS. ठीक है. और बताओ. फिनवन. और क्या था? बैंकमेट. एक फ्लेक्सी बोलकर कुछ था, याद आ रहा है मुझे, था ना? ठीक है. तो ये सब अलग अलग जो है सॉफ्टवेयर मॉडल्स है. अब ध्यान से सुनना. सपोज करो मैं एक कमर्शियल बैंक हूं. ठीक है, मैं एक कमर्शियल बैंक हूं, मैं एक ICICI बैंक हूं. अभी तक मैंने कोर बैंकिंग लगाया नहीं है. अभी मैंने देखा कि ऑफ लेट
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ना बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस गेन कर चुका है, और जितनी भी कंपनियां है ना सब अपने कंपनियां में ईआरपी सॉफ्टवेयर लगा रही है, कोई ओलैप सॉफ्टवेयर लगा रहा है, कोई टैली सॉफ्टवेयर लगा रहा है, सब जो है अपने काम करने के तरीके को कंप्यूटराइज कर रहा है, डिजिटलाइज कर रहा है। तो अब बैंक्स को भी लगा कि हमें भी अपना ऑपरेशन, हमारा ऑपरेशन तो इतना ज्यादा वास्ट है, हमें हमारे ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर देना चाहिए, हमें भी कोई एक अच्छा सा ईआरपी सॉफ्टवेयर लगा लेना चाहिए। दैट मींस वी शुड आल्सो adopt CBS technology, core banking system technology, where a centralized database will be maintained। ये एक कमर्शियल बैंक का थॉट आया। तो अब कमर्शियल बैंक ने अभी तक ये सॉफ्टवेयर लगाया नहीं है सीबीएस का, वो सोच रहा है लगाने का, तो कैसे लगाए, क्या करे? याद है चैप्टर 2 में मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था, अलग अलग जगह कंट्रोल जो होते हैं, जैसे सिस्टम डेवलपमेंट में क्या क्या कंट्रोल्स होता है, सिस्टम को कैसे डेवलप किया जाता है, पहले प्लानिंग किया जाता है, फिर सबका अप्रूवल लिया जाता है, फिर सिस्टम को डेवलप किया जाता है, टेस्टिंग किया जाता है, ट्रायल किया जाता है, फिर अपडेट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, यूजर को सपोर्ट किया जाता है, सब याद है? तो वही ईआरपी का जो स्टेप्स नहीं था, यही सेम सीबीएस का भी स्टेप्स है, यही सेम किसका स्टेप्स है बताओ? सीबीएस का। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोल रहा है व्हाट आर द स्टेप्स इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ सीबीएस। अब कोई भी चीज, कोई भी बड़ा डिसीजन लोगे अपने लाइफ में, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? प्लानिंग। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? स्ट्रैटेजीज बनाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एकदम इजी एग्जांपल देकर बताती हूँ। जैसे मान लो आपने क्लास 12 की एग्जाम्स दे दी, आफ्टर गिविंग योर क्लास 12 एग्जाम आपने अपने दिमाग में सोचा होगा, एक स्ट्रैटेजी बनाया होगा, आगे क्या करना है लाइफ में, एक प्लान बनाया होगा कि हम लोग को ना प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहिए। सिंस वी आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, सो वी हैव एम्पल फ्यू प्रोफेशनल कोर्सेज व्हिच वी कैन सी इन आवर पोर्टफोलियो, सो वी शुड गो एंड ऑप्ट फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। तो सबसे पहले आपने क्या किया बताओ? सबसे पहले आपने क्या शुरुआत किया? प्लानिंग करना चालू किया। सबसे पहले आपने क्या किया? आपने प्लानिंग किया। प्लानिंग के अंदर मतलब क्या क्या प्लान किया, और ये क्या प्लान किया? लॉन्ग टर्म डिसीजन। प्रोफेशनल कोर्स करना है कि डांसर बनना है कि सिंगर बनना है कि आर्टिस्ट बनना है कि कुछ और बनना है, मतलब ये आपका लाइफ का सबसे मेजर डिसीजन है जो लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ को जाकर इंपैक्ट करना है। समझ में आ रहा है? कहने से दिस इज अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन, ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है, लॉन्ग टर्म डिसीजन है, जहां पे बहुत सारा पैसा लगेगा। अगर आप सोचो आपको प्रोफेशनल कोर्स करना है तो आपको पता है पैसे भी लगते हैं, है ना? तो प्रोफेशनल कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, तो पैसा और टाइम इन्वॉल्व रहता है आपके स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने में। समझ में आ रहा है? सो यू आर ट्राइंग टू फॉर्मुलेट अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी विच इज गोइंग टू सूट यू। तो आपने क्या किया? लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज बनाना चालू किया। और इसको लॉन्ग टर्म क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसमें ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व है, ह्यूज टाइम इन्वॉल्व है। आज डिसाइड किया चलो ना सीए कर लेते हैं, तो क्या आज ही कर लोगे क्या और कल क्लियर हो गया, परसों नौकरी लग गई? ऐसे थोड़ी होता है। पैसा लगता है, 3 लेवल आपको पता है, फिर तीनों लेवल में अलग अलग रजिस्ट्रेशन का पैसा, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का पैसा, ट्यूशन लेने का पैसा, कितना पैसा कॉस्ट इन्वॉल्व है, तब जाके कुछ होता है। फिर अगर आउट स्टेशन बच्चे हो तो पीजी में आकर रहोगे, फिर उसके बाद कितना सारा खर्चा है, बुक स्टडी मटेरियल का खर्चा है कि नहीं है? तो पहला हो गया प्लानिंग। तो आपने अपने दिमाग में प्लानिंग किया कि हमें एक काम करना है, प्रोफेशनल कोर्स करना है, क्योंकि हमें आगे चलकर बिग 4 में काम करना है, तो उसके लिए प्रोफेशनल कोर्स करना ही बेटर रहेगा। तो अपने आप डिसाइड कर लिया और सीए का कोर्स ज्वाइन करने चले गए क्या? नहीं, आपने उसके बाद अप्रूवल लिया। आपने उसके बाद क्या लिया? अप्रूवल। किससे अप्रूवल लिया बताओ? किससे अप्रूवल लिया? किससे अप्रूवल लिया? कम ऑन टेल मी, किससे अप्रूवल लिया? किससे सहमति ली आपने? किससे सहमति ली? अप्रूवल लिया। किससे अप्रूवल लिया? कम ऑन टेल मी, किससे अप्रूवल लिया? अरे बताओ भाई, किससे अप्रूवल लिया? बोला प्रोफेशनल कोर्स करना है, तो किसका परमिशन लिया? आई वांट द आंसर। किसका परमिशन लिया? मम्मी पापा का परमिशन लिया, दादा दादी का परमिशन लिया, अपने से बड़ों का परमिशन लिया। तो वैसे ही जब एक बैंक ने डिसाइड किया कि उसे ये वाला सॉफ्टवेयर लगाना है, कोर बैंकिंग सिस्टम में जाना है, उसको मैनुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से कोर बैंकिंग सिस्टम में जाना है, तो उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट का अप्रूवल चाहिएगा, क्योंकि ये कोर बैंकिंग सिस्टम में शिफ्ट होना कोई आसान काम नहीं है। ह्यूज कॉस्ट, ह्यूज कमिटमेंट, ह्यूज सपोर्ट, ह्यूज टाइम इज इन्वॉल्व। याद है मैंने ईआरपी का इंप्लीमेंटेशन टाइम आपको बताया था, लगभग 1 से 4 साल लगता है, मैक्स टू मैक्स 4 to 5 years लगना ही लगना है अगर प्रॉपर्ली आप ईआरपी को इंप्लीमेंट करो। तो सीबीएस भी तो एक टाइप का ईआरपी सॉफ्टवेयर है जो बैंक्स लगा रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें अप्रूवल चाहिए। किसका अप्रूवल चाहिए? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्यों अप्रूवल चाहिए? क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉस्ट लगेगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो उनका सपोर्ट, उनका अप्रूवल, उनका डिसीजन मेकिंग जरूरी है इसमें। यस और नो? कम ऑन टेल मी, यस और नो? यहां तक क्लियर हो रहा है पिक्चर? अप्रूवल चाहिए कि नहीं चाहिए, कि अपने आप कर लेते हो सब डिसीजन? अप्रूवल चाहिए। फिर अब उसके बाद आपने कोर्स का सिलेक्शन किया। अब आप सोचने लगे तीनों कोर्स तो यार एक संग नहीं कर पाएंगे, एमबीए भी करना है, क्या करें? चारों पांचों कोर्सेस का प्रोस एंड कॉन देखा,
जो सबसे बेस्ट लगा, जो सबसे राइट सोल्यूशन लगा आपके एकेडमिक्स के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके कैलिबर के हिसाब से, आपने वाला प्रोफेशनल कोर्स पे हाथ रखा। कौन सा प्रोफेशनल कोर्स सिलेक्ट किया? कौन सा प्रोफेशनल कोर्स सिलेक्ट किया? कम ऑन टेल मी, कौन सा प्रोफेशनल कोर्स सिलेक्ट किया? अरे मैम सीए किया, तभी तो आपसे ईआईएस पढ़ रहे हैं, तो सिलेक्शन किया आपने, बेस्ट कोर्स का सिलेक्शन किया। तो वैसे ही जब एक बैंक ने डिसाइड किया कि उसे सीबीएस में जाना है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का अप्रूवल भी मिल गया, अब उसे सिलेक्ट करना है ना कि सीबीएस का कौन सा सॉफ्टवेयर लेना है। मैंने आपको बोला कितनी सारी सॉफ्टवेयर है, तो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को सूट करेगा, आपके रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगा, वो वाला सॉफ्टवेयर लोगे। सॉफ्टवेयर में बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं, मैंने बोला अब सारे मॉड्यूल हो सकता है आपके लिए जरूरी नहीं है, तो आप सारे मॉड्यूल नहीं लोगे, कस्टमाइज पैकेज बनवाओगे। समझ में आ रहा है? तो इतने सारे वेंडर्स है जो सीबीएस का सॉफ्टवेयर देते हैं, लाइक मैंने अभी बोला आपको फिनैकल, इन्फोसिस, फिनैकल बोला जो इन्फोसिस ने बनाया है, ओरेकल कंपनी भी बनाता है, फिर उसके बाद बहुत सारी कंपनी है जो ये सब बनाती है ना, विप्रो है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, कितनी सारी बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनी। ये तो ग्लोबल लेवल, मैंने इंडियन लेवल पे बात किया, ग्लोबल लेवल पे माइक्रोसॉफ्ट है, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो सॉफ्टवेयर बनाती है, किसका सॉफ्टवेयर ले? बैंकमेट का ले, फिनैकल का ले, फिनवन का ले, बैंक्स का ले, किसका सॉफ्टवेयर ले? तो हमको एक प्रॉपर वेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? हर एक सॉफ्टवेयर का अपना ही फीचर्स है, कुछ कस्टमर सेंट्रिक है, मैंने बोला था ना कस्टमर पे फोकस होना चाहिए, या तो मैंने बोला था एक एग्जांपल सॉफ्टवेयर का जो कस्टमर सेंट्रिक है। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग फीचर है, तो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इतने सारे वेंडर्स है, किस वेंडर से सॉफ्टवेयर खरीदे। ठीक है, किस वेंडर ऑफ सीबीएस को सिलेक्ट करें। यहां सबका नाम लिख कर ना, एग्जांपल आपको पता है, फिनवन का ले कि फिनैकल का ले, किसका ले? ठीक है, फिनैकल खरीदे, फिनवन ले, किसका सॉफ्टवेयर खरीदे हम? तो आपको वेंडर का सिलेक्शन करना है। तो वंस आपने सिलेक्ट कर लिया, आपको सीए कोर्स करना है। अब आप अपने दिमाग में सोचोगे यार इतना टफ कोर्स सोच तो लिया, लेकिन टफ कुछ नहीं है। दिव्या मैम ने बोला है टफ कुछ नहीं होता है, अगर आप पूरा शिद्दत से पढ़ाई करोगे, पूरा ऑनेस्टी के संग अपना बेस्ट दोगे, तो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। तो क्या करे? दिव्या मैम का ट्यूशन ले ले, एमईपीएल में चले, तो क्या करे? सेल्फ स्टडी करे कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले ले, एमईपीएल में एडमिशन ले ले। तो अब यहां पर ये लोग सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं बैंकिंग कंपनी, कि सीबीएस सॉफ्टवेयर इन हाउस बनवाए अपने सॉफ्टवेयर डेवलपर से, कि बाहर वाली कंपनी से रेडीमेड सॉफ्टवेयर बनाया हुआ खरीद ले, खुद से डिजाइन करे सॉफ्टवेयर को, कि बाहर से खरीद ले रेडीमेड सॉफ्टवेयर को, प्रोक्योर कर ले। सो सेल्फ डिजाइन करे, खुद डिजाइन करे कि प्रोक्योर करे? डिजाइन की प्रोक्योर? खुद से डिजाइन करे, ये भी तो एक बड़ा डिसीजन है। डिजाइन करे कि बाहर से आउटसोर्स कर ले, बाहर से रेडीमेड सॉफ्टवेयर खरीद ले। समझ में आ रहा है? यू नो सॉफ्टवेयर कैन बी डेवलप्ड इन हाउस एंड और इट कैन बी आउटसोर्स। तो खुद से इन हाउस डेवलपमेंट करे, इन हाउस बनाए, अपने सॉफ्टवेयर डेवलपर को बुलाकर, कोई टेक्नीशियन को बुलाकर, कि बाहर से कोई रेडीमेड सॉफ्टवेयर को खरीद ले, प्रोक्योर कर ले, आउटसोर्स कर ले। समझ में आ रहा है? कि आउटसोर्स करे, आउटसोर्स मतलब बाहर से खरीद ले। क्या करे? बाहर से बनवाए सॉफ्टवेयर कि खुद बनाए? समझ में आ रहा है? तो चाहे बाहर से बनाओ चाहे खुद से बनाओ, जो भी डिजाइन है, उसके बाद आप क्या करोगे? वो सॉफ्टवेयर, मान लो आपने कोई एक वेंडर से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मुझे सॉफ्टवेयर दे दो, टेस्टिंग करोगे ना, उसका ट्रायल एंड रन करोगे ना, कि ऐसे ही खरीद लोगे, देखोगे कि वो आपके कंपनी में मीट हो रहा है कि नहीं, आपके यूजर्स का क्वेरी, आपके कस्टमर्स का क्वेरी सॉल्व हो रहा है कि नहीं, कितना प्रोसेसिंग टाइम है, इंप्लॉइज लोग इजीली उससे अवेयर है कि नहीं, सॉफ्टवेयर टेक्निक्स को फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं। तो टेस्टिंग होना जरूरी है। कोई भी सॉफ्टवेयर लेते हो तो उसका क्या होना जरूरी है? टेस्टिंग। तो आप लोग भी क्या करते हो? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एमईपीएल को चुन लिया, डिसाइड कर लिया एमईपीएल में पढ़ेंगे, उसके टेस्टिंग करते हो ना, डेमो वीडियोस एंड ऑल चेक करते हो ना, क्या है, क्या बैकग्राउंड है, क्या हिस्ट्री है, रैंक आया है कि नहीं। अरे यार डेली हर टर्म रैंक आता है, बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, तो टेस्टिंग करते हो ना। सो दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग। टेस्टिंग किया, इसके बाद क्या किया? सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग। क्या किया? सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग किया। क्यों टेस्टिंग किया? देखने के लिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट्स मीट हो रहा है कि नहीं, बैंकिंग सोल्यूशन प्रोवाइड कर पा रहा है कि नहीं, ये सॉफ्टवेयर कोर बैंकिंग फैसिलिटीज दे पा रहा है कि नहीं। सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग हो रहा है टू एंश्योर कोर बैंकिंग फैसिलिटीज आर बीइंग प्रोवाइडेड और नॉट। टेस्टिंग भी हो गया, सब कुछ अच्छा है। तो अब क्या करेंगे? फाइनली हम लोग अनाउंसमेंट कर देंगे मीटिंग बुलाकर कि आज से कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर डेवलप होने वाला है फिनैकल का, जो इन्फोसिस ने बनाया है। ऐलान कर दो। तो अब सबको काम करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंटेशन, पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल्स, रेगुलेशन सब कुछ चेंज होने वाला है।
तो इम्प्लीमेंटेशन करना एक बाएं हाथ का काम नहीं है। कोई भी नया सॉफ्टवेयर लाते हैं उसको कम से कम 3 से 4 साल लग जाता है अच्छी तरह से समझने के लिए और इंप्लीमेंट करने के लिए। सो इम्प्लीमेंटेशन करना इन अ फेज्ड मैनर, एक संग ड्रास्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करना, फेज्ड मैनर में अब आप सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करोगे। अब जैसे सी आपने डिसाइड कर लिया तो ऐसे थोड़ी आज ही कर लिया कंप्लीट, 3 लगता है ना, तीन उसमें लेवल्स होते, पहले फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, तब जाके सीए बनते हो। तो इंप्लीमेंटेशन करने में टाइम लगता है, तो इंप्लीमेंटेशन करना चालू किया, इंप्लीमेंटेशन करना चालू किया, समझ में? इंप्लीमेंटेशन करना है तो क्या करना होगा, प्रॉपर सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग करो फिर इंप्लीमेंटेशन करो। अच्छा इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, बीच बीच में देख लो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहा है, मार्केट में कोई नया वर्जन आ गया, आपका सॉफ्टवेयर को आप फिर क्या मांगेगा, उसको मेंटेन करो, अपडेट करो, नया वर्जन डाउनलोड करो। प्रोग्राम्स को ना रन कर रहे हो तो बार बार कोई बग्स आ जा रहे हैं, क्रैश हो जा रहा है, तो बग्स को रिमूव करो। तो मैंने बोला ना इंप्लीमेंट करना एक बड़ा बात नहीं है, उसको मेंटेन करना उससे भी बड़ा बात है। उसके लिए आप एएमसी लेके रखो, है ना, अपने वेंडर से एएमसी लेके रखो। हर साल खर्चा लगता है सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने का, सॉफ्टवेयर एक्वायर करना बड़ा बात नहीं है, वन टाइम कॉस्ट लगता है उस समय, लेकिन उसके बाद भी लाइफ टाइम सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने का खर्चा लगता है कोई भी बड़े सॉफ्टवेयर को आप खरीदोगे। सो दैट कॉल्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर। मेंटेनेंस का मतलब आप समझ गए ना, मेंटेन करना मतलब क्या, कोई नया नया वर्जन आया है उसको इंप्लीमेंट करना। जैसे विंडोज का देखो चेंज होते रहता है, वर्जन 7, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडो का वर्जन चेंज होता है ना, वैसे ही जैसे आप मोबाइल फोन में भी आपका जो एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर अपडेट आते रहता है, मेंटेनेंस आते रहता है, तो जो भी नया वर्जन है उसको अपडेट करो। तो पहले से वेंडर को बोल के रखना कि आपको अगर कोई नया वर्जन आएगा, टेक्नोलॉजी चेंजेस होगा तो आपको उसको अपडेट करते रहना पड़ेगा, और कोई मेरे बग्स वग्स आएगा तो आपको उसको फिक्स करना पड़ेगा, तो बग्स को फिक्स करना प्रोग्राम में, ठीक है। इसके बाद आपने बस सॉफ्टवेयर ला दिया, अब इंप्लॉइज लोग जो सालों साल से एडिक्टेड थे विदाउट कोर बैंकिंग, अब वो कोर बैंकिंग यानी सेंट्रलाइज डेटाबेस मेंटेन करके काम कर रहे हैं, उन्हें काफी तकलीफ हो रहा है नए सॉफ्टवेयर को समझने में, काफी टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है। वो लोग क्या होना बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस पुट कर रहे, बोल रहे नहीं हमें नहीं होगा, हमें मैम आप छुट्टी दे दो, हम नहीं करेंगे ये काम, बैंक में नहीं कर सकते, हमें ये सब नहीं समझ में आता मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हमें निकाल दो नौकरी से, हमें नहीं समझ। तो उनको ट्रेन करो, सपोर्ट करो, टॉप लेवल मैनेजमेंट का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। कभी भी कोई नया सॉफ्टवेयर आता है तो आपको नहीं लगता ये सब रिपीटेटिव है? याद है मैंने आपको बताया था ईआरपी में भी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बच्चा पढ़कर आया, पापा को बोल रहे क्या घटिया बही खाता मेंटेन कर रहे हो, टैली में हम लोग चलो ईआरपी इंप्लीमेंट करते हैं, तो वही सब तो पॉइंट्स रिपीटेड हो रहे हैं। तो ये भी तो टाइप का ईआरपी सॉफ्टवेयर है। तो सपोर्ट फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द यूजर्स टू द एम्प्लॉइज ऑफ द बैंक्स आर वेरी मच एसेंशियल डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। तो किसको सपोर्ट करना है? एम्प्लॉइज को, यूजर्स को, उन्हें समझाना है कोर बैंकिंग का सॉफ्टवेयर कैसे काम होता है। इसके अलावा मेंटेनेंस में ही ना अपडेट वाला पॉइंट है, लेकिन आपके बुक्स में अलग से दिया है। वही अपडेट मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट का बोल रहा है, जो ऑटोमेटिकली अपडेट्स हो जाते हैं, आपको अपडेट करके रखना है अपने सॉफ्टवेयर को लेटेस्ट एफिशिएंसी के हिसाब से। और फिर उसके बाद कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, कोई रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है, उससे आपको अपडेट करना है अपने सॉफ्टवेयर को, ठीक है। और फाइनली चेक करने के लिए कि आपने ये जितना भी सिस्टम लगाया है ये सही लगाया है कि नहीं। अच्छा, इसका सिक्योरिटी के लिए आप लोग कंट्रोल्स भी लगाते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर लगाया तो कंट्रोल्स लगाना पड़ता है, आपको पता है कंट्रोल्स कहां पे, डेटाबेस सिक्योरिटी के लिए आईटी कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल, सॉफ्टवेयर कंट्रोल, सारे कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं। तो वो कंट्रोल ठीक है कि नहीं, उसके लिए क्या करवाना पड़ता है? इंटरनल ऑडिट, याद है ना, आईएएस ऑडिटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो अपने सिस्टम को ऑडिट कराओ देखने के लिए कि आपका जो कंट्रोल्स लगाया गया है कोर बैंकिंग सिस्टम में, दे आर एफिशिएंट और नॉट, टू चेक वेदर द कंट्रोल्स आर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव और नॉट। एडुकेसी ऑफ कंट्रोल्स चेक करने के लिए एफिशिएंट एंड इफेक्टिव है कि नहीं, ठीक है। एफिशिएंट और इफेक्टिव है कि नहीं, कंट्रोल्स लगाओ। तो समझ गए ये सारा स्टेप्स चेक करो। सबसे पहले क्या करना है बताओ? प्लानिंग करना है। सबसे पहले क्या करना है? प्लानिंग। उसके बाद क्या होगा? अप्रूवल। उसके बाद क्या होगा? सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद क्या होगा? इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन के बाद क्या होगा? टेस्टिंग। सॉरी, सिलेक्शन के बाद क्या होगा? डिजाइन। डिजाइन के बाद क्या होगा? टेस्टिंग, है ना। फिर टेस्टिंग के बाद क्या होगा? इंप्लीमेंटेशन। फिर उसके बाद क्या होगा बताओ? इंप्लीमेंटेशन के बाद मेंटेनेंस होगा। फिर सपोर्ट होगा, फिर अपडेट्स होगा। बताओ ये लर्न हुआ कि नहीं? भूलोगे क्या ये पॉइंट सारा? बताओ, कम ऑन टेल मी, यहां तक लर्न हुआ कि नहीं? एकदम इजी है, प्लानिंग करना है, एंड डोंट वरी ये सारे नोट्स मैं आपको दे दूंगी। प्लानिंग करना है, अप्रूवल, सिलेक्शन,
डिजाइन खुद बनाना है कि बाहर से बनवाना है, टेस्टिंग करवाना है, इंप्लीमेंटेशन करवाना है, उसको मेंटेन करके रखना है, सपोर्ट चाहिए टॉप लेवल मैनेजमेंट का, अपडेट करते रहना है, और फाइनली आप अपना इंटरनल ऑडिट कराओ, देखो कंट्रोल जो लगाए हो इफेक्टिव है कि नहीं है। लर्न इट, पूरा लर्न करो अच्छे से। तो वही सारे स्टेप्स है, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएस, एक नया सॉफ्टवेयर लगा रहे हो तो उसके लिए क्या क्या आपको स्टेप्स लेना है, वेरी इजी। लर्न इट वेरी क्विकली, इंपॉर्टेंट है, ये सब आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, ये स्टेप्स पूछता है। अब इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग करेंगे, सीबीएस लगा लिया, चलो सीबीएस लगा लिया, बहुत खुश है आज मैनेजमेंट, अब तो सीबीएस लग गया, अब कोई झमेला ही नहीं है, खाली प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा बैंकिंग बिजनेस में, ऐसा जरूरी है? अभी भी बहुत सारे रिस्क हैं जिसको आपको देखना है। इनफैक्ट रिस्क और बढ़ गया है मैनेजमेंट का। कैसे रिस्क बढ़ गया मैम? अब तो सब कुछ सेंट्रलाइज हो गया, तभी तो रिस्क है। कोई अनऑथराइज बंदा आकर चोरी करके चला गया, क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, आपके कस्टमर का कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, उसे ट्रेडिंग कर रहा है। बैंक बैलेंस कटना चाहिए था ए का, लेकिन कट गया बी का। ए ने शॉपिंग किया लेकिन बी का अकाउंट डेबिट हो गया, क्यों? क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ी है, ऑपरेशनल रिस्क है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग रिस्क हो गया, इन्फॉर्मेशन चोरी हो गया क्लाइंट का, डेबिट कार्ड डिटेल्स चोरी हो गया क्लाइंट का, आईडी पासवर्ड चोरी हो गया, सब आपके डेटाबेस में था, वहां से चोरी हुआ है। कस्टमर आपके ऊपर लीगल क्लेम कर रहे हैं, हमें कंपनसेशन दो, हमारा रुपया चोरी हो गया है, बैंक से सारा रुपया गायब हो गया है, लीगल रिस्क आ गया इतना सारा। उसके ऊपर से हमें तो सारे कंप्लायंसेस भी देखने हैं, आरबीआई का कंप्लायंसेस, बैंकिंग रेगुलेशन का, फैमा एक्ट का, सारे कंप्लायंसेस हो रहे हैं कि नहीं, ये भी चेक करो। अब पता चला बीच में कोई की मैनेजरियल पर्सनल अपना एक्सेस का फायदा उठाकर इंटरनल इंफॉर्मेशन में घुसकर, इंटरनल डेटाबेस में घुसकर कुछ मैलवेयर छोड़ दिया, मे भी उसका कोई खुंदस था इस बैंक के संग, नीचा दिखाना था कोई सीईओ को, तो उससे पूरा खराब हो गया सिस्टम। अब इसके अलावा ये भी तो हो सकता है, सीबीएस लगाया तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि आज भी जो हम लोग बैंक लोग जिसको लोन दे रखे हैं, उन लोग हमेशा में हमारा जो लोन है रीपे कर देंगे टाइमली। हो सकता है उन लोग डिफॉल्ट करेंगे, रीपे नहीं करे लोन का, तो वो रिस्क तो हमेशा ही रहेगा, चाहे आप कोर बैंकिंग करो या ना करो। क्रेडिट रिस्क जिसको बोलते हैं, जो कि बैंकिंग बिजनेस से राइज होता है। उसके अलावा और कौन सा रिस्क? मार्केट रिस्क, क्योंकि आप इतना बड़ा कोर बैंकिंग सिस्टम मेंटेन कर रहे हो, आपके पास जितना भी पैसा आ रहा है आप शेयर बाजार में लगा रहे हो। आप कौन? बैंक्स। तो जो शेयर बाजार के कारण रिस्क आता है उसको बोलते हैं मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हो, शेयर्स में लगा रहे हो। इसके अलावा मान लो आपने इतना बड़ा सॉफ्टवेयर लगाया, कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया या कोई मर्जर हो गया, दो बैंक मिल गया, हमारा बैंक को कौन पूछेगा? सब वो बड़े बैंक के पास जाएंगे, क्योंकि उनका कॉस्ट कम हो रहा है, वो कम इंटरेस्ट में लोगों को लोन दे रहे हैं, एफडी पे रेट ज्यादा दे रहे हैं, तो हमारा स्ट्रेटेजी पूरा फेल हो गया। इसके अलावा आईटी रिस्क जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से होता है। एक तो फिजिकल रिस्क, इन्वायरमेंटल रिस्क, लॉजिकल रिस्क, कितने सारे रिस्क है। डेटा इंटीग्रिटी, नेटवर्क रिस्क, नेटवर्क में मैलवेयर आ गया, नेटवर्क डायग्राम उसके लिए बना के रखो। यूजर एक्सेस पासवर्ड मैनेजमेंट रिस्क, एक्सेस कंट्रोल रिस्क, चेंज मैनेजमेंट, इंसिडेंट रिपोर्टिंग रिस्क। समझ में आया पूरा ओवरव्यू? तो इतने सारे रिस्क है, ये सारे रिस्क अभी हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आपको मैंने अभी बैकग्राउंड दिया, बताओ क्लियर है यहां तक? तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? रिस्क एसोसिएटेड विद सीबीएस। नेक्स्ट टॉपिक बताओ मेरा क्या है? सब क्लास में लर्न हो जाना चाहिए, हाँ। तो बताओ सबसे पहला रिस्क मैंने क्या बताया था? कम ऑन टेल मी, व्हाट वाज द फर्स्ट रिस्क आई वाज टॉकिंग अबाउट? सबसे पहला रिस्क मैंने अभी आपको क्या बताया? सबसे पहला रिस्क बताओ, सबसे पहला रिस्क वही जो इतना सारा हम लोगों ने किया ना चैप्टर 3 में भर भर के, वही सब। बताओ सबसे पहला रिस्क क्या बोला? अब ऑपरेशनल रिस्क के अंदर फर्दर क्या है? जो डे टू डे रिस्क होते हैं वही सब है, और क्या है? डे टू डे रिस्क मैंने बोला, सपोज करो कस्टमर ए ने शॉपिंग किया, लेकिन बैंक जो है उसका डेबिट होना चाहिए अकाउंट, बट कस्टमर एक्स का हो गया। अब कस्टमर एक्स क्या कर रहा है? वो गुस्सा कर रहा है कस्टमर के में फोन करके, मैंने तो कोई शॉपिंग ही नहीं किया, मेरा अकाउंट डेबिट क्यों हो गया? और जिसने किया है शॉपिंग वो पता ही नहीं चल रहा, वो बता ही नहीं रहा, वो खुश हो गया, वाह मेरा अकाउंट डेबिट नहीं हुआ, फ्री में शॉपिंग हो गया, मौज करो। वो तो बताएगा ही नहीं कि उसका अकाउंट जो है डेबिट नहीं हुआ है। तो अब ये सिस्टम में कुछ लूप होल है, बता नहीं पा रहा है।
कि किसने एक्चुअल में शॉपिंग है, किसका अकाउंट डेबिट होना चाहिए, तो बैंक को तो लॉस हो जाएगा क्योंकि बैंक को तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा जिसका अकाउंट रॉन्गली डेबिट हुआ है। समझ में आ रहा है? सो दीज आर द ऑपरेशनल रिस्क व्हिच कैन अराइज इन डे टू डे ट्रांजैक्शन। तो हो गया ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने का रिस्क, ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने का रिस्क, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग रिस्क। ये क्या हो गया बताओ? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग रिस्क। समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग रिस्क, जो कि हो सकता है और इसकी वजह से लॉस किसको होगा? डायरेक्ट लॉस या इनडायरेक्ट लॉस, दोनों लॉस किसको होने वाला है? बैंक को होने वाला है। कुछ इन फेलियर हो गया, इंटरनल प्रोसेसेस बैंक का फेल हो गया, या सिस्टम सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम है, कोई एरर हो गया, रॉन्ग पोस्टिंग हो गया, सो दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन रिस्क। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बोला, ये तो हो गया ट्रांजैक्शन रिस्क। इसके बाद मैंने आपको बोला, मान लो कोई कस्टमर का, कोई क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियल डेबिट कार्ड का जो डिटेल्स है, एटीएम पिन नंबर है, या फिर मान लो इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड जो है हैक हो गया, चोरी हो गया, तो कस्टमर का इंफॉर्मेशन का सिक्योरिटी मेंटेन करना किसका जिम्मेदारी है? बैंक्स का जिम्मेदारी है। अगर वो चोरी हो जा रहा है, मान लो चोरी किसी इंटरनल बंदे ने ही किया जिसको एक्सेस था, उसी ने अपने रिलेटिव को दे दिया, बोला जाओ इस बंदे के अकाउंट में बहुत पैसा, आप करो, इससे शॉपिंग करो, जो करना है करो, तो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कस्टमर का लीक आउट हुआ है, तो इसका जिम्मेदारी किसका? बैंक है। तो बैंक के ऊपर लीगल क्लेम भी आ सकता है। तो इंफॉर्मेशन का लीकेज हुआ है, तो ये भी बहुत बड़ा रिस्क है, इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखने का रिस्क, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क, है ना? इसको क्या बोलेंगे बताओ? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क। अब इसी से रिलेटेड क्या हो गया? अगर आप इंफॉर्मेशन का, कस्टमर्स का जो है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, अपने कस्टमर्स का जिनका बैंक अकाउंट आपके कंपनी में खुला हुआ है, कस्टमर्स का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो रहा है, तो इससे किसको प्रॉब्लम होगा? आप ही को तो लॉस होगा, आपको उस कस्टमर को कंपनसेट करना पड़ेगा। वो कस्टमर जाकर क्या करेगा बताओ? आपके ऊपर क्या ठोकेगा? आपको स्यू करेगा कोर्ट ऑफ लॉ में, आपको स्यू करेगा कोर्ट ऑफ लॉ में, है कि नहीं? स्यू करेगा बोले तो आपके ऊपर क्या आने वाला है? लीगल क्लेम, लीगल क्लेम आने वाला है कि नहीं? क्या आने वाला है आपके ऊपर? लीगल क्लेम। लीगल क्लेम किस आएगा? या फिर मान लो लीगल क्लेम इसीलिए आ रहे, या तो कस्टमर लगा रहे आपके ऊपर क्लेम, ठीक है, हु आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर परफॉर्मेंस, डिसग्रंटल्ड, आपके इंस्टीट्यूट के मैट में दिया हुआ एक वर्ड डिसग्रंटल्ड कॉर्पोरेट्स। डिसग्रंटल्ड मतलब डिससैटिस्फाइड, जिन लोग लड़ाई कर रहे हैं। कॉर्पोरेट्स मतलब जनरली जो बड़े बड़े कंपनियां होती है ना, उन्हें मेजर फाइनेंशियल लॉस होता है ऑन दीज काइंड ऑफ लीगैलिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि बैंक ने ना एक बैंक गारंटी दे रखा था। बैंक गारंटी किसको दे रखा था? जैसे एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को बोला था, मैं ये आपका कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करूंगा, और नहीं करूंगा तो ये बैंक गारंटी जो है वो आप ले लेना। तो अब जो दूसरा कंपनी है वो लीगल क्लेम कर रहा है कि इसने मुझे ठीक से परफॉर्मेंस नहीं दिया, डिनायल ऑफ सर्विस बोल रहा है। तो अब बैंक के पास आ रहा है, बैंक को बोल रहा है कि आपने बोला था, गारंटर एक्ट किया था, अब आप जो है कंपनसेट करो इस क्लाइंट के बिहाफ पे, अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, अपने कस्टमर के बिहाफ पे। तो लीगल क्लेम किसके ऊपर पड़ रहा है? बैंक के ऊपर आके पड़ रहा है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट में, लेटर ऑफ गारंटी में। समझ में आ रहा है? इन केस ऑफ डिनायल ऑफ सर्विसेज, इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर इन केस ऑफ these kind of disputes where confidential information of the customer is getting leaked and the customer is going to claim from the banks. So disgruntled corporate borrowers, disgruntled corporate customers, या personal customers, individual customers, NRIs, किसी की तरफ से भी लीगल क्लेम आ सकता है। समझ में आया? अब इसके अलावा और एक झमेला है, कंप्लायंस रिस्क। कोर बैंकिंग लगा लिया, लेकिन हर एक सिस्टम में आपको लगा के देखना पड़ेगा कि कोई फ्रॉड करके, ऐसा तो नहीं है ज्यादा अमाउंट विड्रॉ कर लिया एज पर द रेगुलेशंस गिवन बाय आरबीआई। हर एक चीज का रेगुलेशंस दिया, एनईएफटी का इतना लिमिट, आरटीजीएस का इतना लिमिट, बट कुछ ऐसे सिस्टम में चेंजेस करके, अनऑथराइज्ड एक्सेस करके लिमिट को बढ़वा लिया और एक्स्ट्रा पैसा उठा लिया। तो इस पे क्या होगा? कंप्लायंस फेलियर होगा, और कंप्लायंस फेलियर का चार्जेस किसके ऊपर लगेगा? बैंक के ऊपर लगेगा, जिसके बैंक से ये सब हुआ है। तो कंप्लायंस का भी डर है ना, कंप्लायंस का भी तो इश्यूज है, तो कंप्लायंस रिस्क हो गया एक। किसका किसका कंप्लायंस? आरबीआई का रेगुलेशंस का कंप्लायंस नहीं हुआ, फेलियर हो गया, फेल टू कंप्लाई, ये सब लिखोगे, फेल टू कंप्लाई आरबीआई रेगुलेशंस, या फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सबका रेगुलेशंस है ना, तो फेल कर दिया, कोर बैंकिंग सिस्टम ये सब नहीं कर पा रहा है। या फिर कोई आपने ना क्या किया, एक मैनेजर को रखा था, वो मैनेजर जो है कल्प्रिट निकला, वो मैनेजर ने कंपनी के अनऑथराइज एक्सेस के इंफॉर्मेशन को और कुछ रुपया लेकर चंपत हो गया। तो ये रिस्क पीपल से भी तो एसोसिएटेड है। टॉप लेवल मैनेजर ही अगर निकम्मा निकलेगा तो क्या कर सकता है बैंक्स? तो पीपल रिस्क भी है, ये एम्प्लॉय कुछ कर लिया ऐसा, समझ में आ रहा है? अनऑथराइज एक्सेस कर लिया, कस्टमर का डेटा चुरा लिया, या फिर आपने ठीक से ट्रेनिंग नहीं किया, एम्प्लॉय समझ नहीं पा रहे, गलती से इसका अकाउंट करना था उसका अकाउंट कर दिया डेबिट,
तो पीपल रिस्क भी तो है यहाँ पे। और एक रिस्क क्या आ गया बताओ यहाँ पे, पीपल रिस्क। और एक रिस्क क्या आ गया बताओ, पीपल रिस्क। तो देख रहे हो ये 5 टाइप के रिस्क है, 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेशनल रिस्क आर देयर। तो आपको कैसे याद रहेगा, ऑपरेशनल मतलब डे टू डे ट्रांजैक्शन वाला, इसका अकाउंट डेबिट करना था, उसका अकाउंट डेबिट कर दिया, फिर उससे सिक्योरिटी, कस्टमर का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक आउट कर दिया, उसके ऊपर बैंक के ऊपर लीगल क्लेम आएगा, और फिर उसके साथ साथ कंप्लायंस रिस्क क्लेम भी आ सकता है, और पीपल रिस्क भी हो सकता है, जो कि कंपनी के मैनेजर्स लोग के कारण हो रहा है। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो ये अलग अलग टाइप के ऑपरेशनल रिस्क हो गए, टू विच कोर बैंकिंग सिस्टम इज एक्सपोज टू। ये सबसे पहला रिस्क हुआ ऑपरेशनल रिस्क। इसके अलावा भी मैम और भी रिस्क है क्या? हाँ, जो एक बैंक का मेन ऑपरेशन है वो क्या है, लोन देना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन देना। तो हो सकता है मैंने इस कस्टमर को लोन दिया, कस्टमर हो गया इंसॉल्वेंट, उसने लोन ही नहीं दिया, मुझे रुपया ही नहीं वापस किया फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो, या फिर मुझे ना उसका क्रेडिबिलिटी मैंने ठीक से चेक नहीं किया, मेरे सिस्टम में चेकिंग ही ठीक से नहीं, ऑडिट नहीं किया, मुझे ऑडिट करवाना चाहिए था, मुझे चेक करवाना चाहिए था, मेरा इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग रखना चाहिए था कि वो क्रेडिट वर्दीनेस कॉर्पोरेट बोरोवर का या इंडिविजुअल बोरोवर का चेक करे, लेकिन ठीक से नहीं चेक हुआ और गलत आदमी को लोन चला गया। तभी तो देखते हो लोन लेने के बाद कितना सारा वेरिफिकेशन होता है। आपने कभी लोन लिया है? बैंक के बंदे आपके घर को देखने आते हैं, आपके ऑफिस में विजिट करते हैं, आपका नाम पता पूछते हैं, सब कुछ चेक होता है, तब जाके लोन मिलता है। अगर बड़ा लोन है तो तुरंत लोन नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारा क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व है। हो सकता है लोन गलत आदमी को दे दिया, तो वो गलत आदमी इंसॉल्वेंट था, इंसॉल्वेंट आपका पैसा लेकर पार्टी कर लिया और चंपत हो गया, तो नुकसान किसको हुआ? बैंक को हुआ ना। अब बैंक को उसका अकाउंट को राइट ऑफ करना पड़ेगा अपने बुक्स में बैड डेट बोल के, बट बैंक उसको बुक बैड डेट नहीं बोलकर बोलते एनपीए। जब बैंकिंग अकाउंट के बुक्स में बैड डेट होता है ना, तो उसको बैड डेट नहीं बोलते, उसको बोलते एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट। हैव यू हर्ड द वर्ड एनपीए? अपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा नॉन परफॉर्मिंग असेट के बारे में, ठीक है? तो ये हो गया, ये वाला रिस्क किसकी वजह से आ रहा है? बैंक का जो मेन धंधा है, बैंक का मेन धंधा क्या है? लोन देना, क्रेडिट देना। सो द सेकेंड रिस्क इज कॉल्ड एज क्रेडिट रिस्क। सेकेंड रिस्क इज कॉल्ड एज व्हाट? क्रेडिट रिस्क, ठीक है? तो दूसरा टाइप का रिस्क क्या हो गया? क्रेडिट रिस्क। और क्रेडिट रिस्क में क्या हो रहा है? जब ठीक से आपने इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग नहीं रखा, क्रेडिट वर्दिनेस ठीक से चेक नहीं किया, किसका? बोरोवर का। तो ये कब होता है? जब क्या हो रहा है? डिफॉल्ट हो रहा है इन रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल अमाउंट, है ना? तब फिर आप बोरोवर्स को कैसे राइट ऑफ करोगे? जो बोरोवर्स है उसका बुक्स को कैसे क्लोज करोगे? बोरोवर्स को क्या बोलोगे? जो बोरोवर्स इंसॉल्वेंट हो गए, जो पैसा नहीं दे पा रहे, उसको आप कैसे राइट ऑफ करोगे अपने बुक्स में? एनपीए बोल के, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलकर। समझ में आया? क्लियर है? जैसे क्रेडिट रिस्क में चंदा कोचर ने क्या किया? अपने पति को लोन दिलवा दिया इतना सारा, फिर बाद में उसको क्या हुआ? पकड़ी गई तो जेल भिजवाया गया। तो ये इंटरनल मैनेजमेंट का गलती है ना, क्रेडिट रिस्क। फिर जैसे विजय माल्या इतना सारा लोन लेके चंपत हो गया एसबीआई का, किंगफिशर कंपनी को पूरा डुबा दिया, पैसा लेके पार्टी कर रहा है गोवा में बैठ के, कभी यूएस जा रहा है, कभी लंदन जा रहा है। नीरव मोदी, दैट वाज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ क्रेडिट रिस्क। दिखा दिया इतना सारा उसके पास डायमंड है, सारे फॉल्स डायमंड है, बैंक को कैसे पता चलेगा इतना बड़ा आदमी फ्रॉड निकलेगा? अब कल को मुकेश अंबानी कुछ फ्रॉड करता है, बैंक ने सोचा था मुकेश अंबानी ऐसा करेगा? किसको क्या पता? बड़े लोग क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते? क्या आप सोच सकते हो मुकेश अंबानी फ्रॉड करेगा? क्या आप सोच सकते हो अमिताभ बच्चन फ्रॉड करेगा? नहीं सोच सकते। तो बैंक इन्हें इजीली लोन दे देता है, और अगर नॉन रिपेमेंट होगा इनका तो फंसता कौन है? लास्ट में बैंक फंसता है। और ये सारे के सारे जो बोरोवर्स है, इनके बुक्स को कैसे राइट ऑफ करना पड़ता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट बोल के। सो ऑल दीज आर कॉल्ड क्रेडिट रिस्क, ठीक है? ऑल दीज आर कॉल्ड क्रेडिट रिस्क। तो एग्जाम्पल याद रखना, यहाँ पे नीरव मोदी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, विजय माल्या का एग्जाम्पल दिया, ठीक है? नीरव मोदी का एग्जाम्पल दिया, चंदा कोचर का एग्जाम्पल दिया। तो ये सब याद रखना एग्जाम्पल, तो याद रहेगा क्रेडिट रिस्क क्या होता है, इन लोगों को लोन देने के कारण जो रिस्क होता है, ठीक है? और चंदा कोचर तो खुद पीपल रिस्क हो गया, वो तो खुद ही उसकी पार्ट थी मैनेजमेंट की, उसने मिसयूज किया, इनर इंफॉर्मेशन से खिलवाड़ किया, है ना? फिर इसके बाद देखो, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, हर एक बैंक का ना 2 ऑपरेशन होता है, ध्यान से सुनना। जैसे एक कमर्शियल बैंक है, ये एक आईसीआईसीआई बैंक है, इसका 2 ऑपरेशन होता है। ये 2 बुक्स मेंटेन करके रखता है। एक होता है बैंक बुक। बैंक बुक में कौन से ट्रांजैक्शंस कवर होते हैं? डिपॉजिट्स लेना, लोन देना, क्रेडिट क्रिएट करना। और एक पता है क्या होता है आपको? ट्रेडिंग बुक। ट्रेडिंग बुक, जैसा कि आपको पता है आजकल सारे बैंक जो है ट्रेडिंग में भी बिलीव करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? कहां से आता है इनके पास इतना पैसा? अरे इतना सारा डिपॉजिट्स, मान लो बड़ा बड़ा आदमी लोग ने डिपॉजिट किया आईसीआईसीआई बैंक के संग, अब वो रुपया ये करेंगे क्या? बैंक में तो पड़ा पड़ा रुपया सड़ जाएगा ना,
तो अब इन लोग क्या करते हैं, बोलते हैं चलो ट्रेडिंग मार्केट में जाकर इन्वेस्ट करते हैं. दे गो एंड इन्वेस्ट इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, ये सब में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना लक ट्राई करते हैं. तो इसके लिए अलग से लोग ट्रेडिंग बुक बना के रखते हैं, जहां पर जितना भी रिटर्न्स आ रहा है, ये किसका प्रॉफिट है, बैंक्स का ही तो प्रॉफिट हो रहा है. समझ में आ रहा है. और अगर अब ये पब्लिक कंपनी है, जैसे मान लो कि इसने ये पब्लिक बैंक है, ठीक है, तो शेयर्स इशू करके भी पैसा उठा रहा है, तो इतने सारे शेयर होल्डर ने बैंक में पैसा लगा रहा है, इनका पैसा का करेंगे क्या, ये सब इन्वेस्टमेंट ही तो करेंगे. और ये जो पैसा आएगा रिटर्न देंगे, डिविडेंड देंगे शेयर होल्डर को, कस्टमर को नहीं देंगे, शेयर होल्डर से नॉल को देंगे. तो ट्रेडिंग बुक मेंटेन किया. तो मान लो कि 5 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया, मान लो 5 करोड़ तो बहुत छोटा है एक बड़े बैंक के सामने, 500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रखा है शेयर बाजार में. अचानक से रिसेशन आ गया मार्केट में, पूरा का पूरा शेयर का दाम गिर गया, तो इसका तो लॉस हो गया. तो ये लॉस को क्या बोलेंगे, इसको क्रेडिट रिस्क तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि लोन देने की वजह से नहीं हुआ, ये शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने की वजह से हुआ है. तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट रिस्क. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क. सो यू नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्क. एफएम में पढ़ा होगा, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क. तो दैट इज कॉल्ड एज मार्केट रिस्क, व्हिच इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट, चेंज इन द शेयर प्राइसेस, चेंज इन द बिजनेस साइकिल, फ्लक्चुएशन इन द मार्केट इकोनॉमीज. इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट रिस्क. तो ये रिस्क भी तो है जो कि किसकी वजह से होता है, ट्रेडिंग बुक्स में आता है. ये कहां रिफ्लेक्ट होगा, ट्रेडिंग बुक में. और क्रेडिट रिस्क किससे एसोसिएटेड है, बैंक बुक से. ये क्या हो गया, बैंक बुक. और मैंने अभी आपको क्या बोला, मार्केट रिस्क. मार्केट रिस्क क्या हो गया, ट्रेडिंग बुक से रिलेटेड है. ठीक है, जो किसकी वजह से हो रहा है, मार्केट रिस्क. बताओ मार्केट रिस्क किस किसकी वजह से हो रहा है, फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट, शेयर प्राइस चेंज हो रहा है, बिजनेस साइकिल चेंज हो रहा है, रिसेशन, इन्फ्लेशन. तो ये सब की वजह से होता है मार्केट रिस्क. सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क. पूरा शेयर मार्केट सेंसेक्स गिर गया, इसको सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक 2 रिस्क होता है, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क. सिस्टमैटिक रिस्क हो गया जो आप हटा नहीं सकते, वो नॉर्मल है, होगा ही अगर शेयर में इन्वेस्ट किया है. अनसिस्टमैटिक रिस्क डिपेंड करता है पोर्टफोलियो के ऊपर. 2 टाइप के रिस्क होते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क. ठीक है, तो ये सब हो गया मेरे मार्केट रिस्क जो होता है. अब इसके अलावा मान लो कोई नया मर्जर हो गया, कोई 2 बैंक मर्ज करके एकदम बड़ा बैंक बना लिया, और एकदम ऑपरेशनल कॉस्ट उसका कम हो गया और कम दाम में कस्टमर्स को दे रहा है ताकि मार्केट में कंपटीशन हटा सके. तो ये तो क्या हो रहा है, या फिर कोई नया सॉफ्टवेयर है आपने लिया था लेकिन उससे भी कुछ बड़ा हाई सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर आ गया, तो ये आपका स्ट्रैटेजी फेलियर हो गया ना. आपने स्ट्रैटेजी सोचा था कोर बैंकिंग लेने का और फिनेकल का सॉफ्टवेयर लिया, बट फिनेकल से भी कोई बहुत बड़ा कंपनी का सॉफ्टवेयर आ गया, अब लोग उसको कर रहे हैं, तो ये स्ट्रैटेजिक फेलियर हो गया, आपका स्ट्रैटेजी फेल हो गया. सो ऑल दीज आर कॉल्ड स्ट्रैटेजिक रिस्क. इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रैटेजिक रिस्क, जो किसकी वजह से हो रहा है, मार्केट में कोई मर्जर हुआ है नया, या फिर कोई न्यू टेक्नोलॉजी का सॉफ्टवेयर आ गया है, ये सब की वजह से आपका स्ट्रैटेजी, जो पुराना स्ट्रैटेजी था वो फेल हो गया, अब आपको नया स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, या फिर कोर बैंकिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है ना, आईटी के ऊपर. कंप्यूटर्स चाहिए, डेटा सेंटर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, नेटवर्क चाहिए. अब वो सब में फेलियर होगा तो अगेन कोर बैंकिंग भी फेलियर होगा. तो नेक्स्ट रिस्क कौन सा हो गया मेरा, आईटी रिस्क. आईटी रिस्क मतलब समझ गए, जो कि सॉफ्टवेयर की वजह से आ रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से आ रहा है. अब मान लो डेटा सेंटर आपने ले रखा है, डेटा सेंटर जहां पे मेन सर्वर कंप्यूटर लगा हुआ है, होस्ट कंप्यूटर लगा हुआ है, ताला वाला कुछ नहीं लगा है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं लगाया, आकर एक टेररिस्ट अटैक करके सारा इंफॉर्मेशन लेकर चला गया, तो ये आईटी रिस्क है कि नहीं है बताओ. या फिर वो जो ओटीपी और वो अपने कस्टमर के लिए 2 वे ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर रख रखा है ना, ओटीपी, पासवर्ड, आईडी पासवर्ड. अब भले ही आपने ये रख रखा है कि सही क्लाइंट हिट करे बैंक अकाउंट को, इसीलिए सब रख रखा है, बट आपको क्या पता उस आदमी को मार कर उसका ओटीपी, आईडी, पासवर्ड सब चोरी करके दूसरा आदमी एक्सेस करे उसके अकाउंट का, पता लगा सकोगे ये. और फिर इतना सारा ब्रांचेस है, हर एक चैनल का अलग अलग आपने सॉफ्टवेयर बना रखा है, हर एक चैनल का. एटीएम का अलग सर्वर है, फिर उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग का अलग सर्वर है, वेब का अलग, एसएमएस का अलग सर्वर है, आईवीआर का, फोन बैंकिंग का अलग सर्वर है. इतना सारा आपने खोल रखा है, तो हो सकता है ना कि कुछ प्रॉब्लम आ जाए. समझ में, इतना सारा नेटवर्क को मैनेज करना आसान नहीं है. यस और नो, कम ऑन टेल मी. ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये भी बोला था कि कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होगा तो सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली वो लॉग मेंटेन हो जाना चाहिए. तो ऑलरेडी ये लॉग्स मेंटेन कर रहा है, सॉफ्टवेयर कैप्चर कर ले रहा है इंसिडेंट रिपोर्टिंग को. याद है मैंने बोला था इंसिडेंट रिपोर्टिंग, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रहा है तो, लेकिन आप उस पर कुछ कर ही नहीं रहे हो. तो इंसिडेंट रिपोर्टिंग जो आप उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हो, रियल टाइम उसका देख नहीं रहे हो, इसलिए कोई मेजर लॉस हो गया कंपनी को. और फिर सीबीएस लगाया आपने, सिस्टम को चेंज किया, तो ये आसान नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है.
सारे कंपनी के डेटा को चेंज करना पड़ेगा, मास्टर डेटा। पहले ईआरपी सॉफ्टवेयर लगा था, अब आप फिनेकल का ले रहे हो, तो पूरा मास्टर डेटा को चेंज करना, फिर उसके बाद नॉन मास्टर डेटा को चेंज करना, ट्रांजैक्शन फाइल को चेंज करना, सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चेंज करना, फिर सारे ब्रांचेस में जाकर चेंज करना, कोई आसान थोड़ी है। तो ये सारे आईटी रिस्क एसोसिएटेड है। क्या क्या आईटी रिस्क हो गया बोलो? सबसे पहला आईटी रिस्क तो हो गया, अगर आप सीबीएस लगाओगे तो सबसे पहला आर्किटेक्चर में कंपोनेंट क्या था बताओ? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डेटाबेस वेयरहाउस। जो मेन सर्वर कंप्यूटर वो कहाँ रहता है? डेटा सेंटर में रहता है। तो ये डेटा सेंटर को ठीक से रखना, ठीक है। तो पहला रिस्क क्या है? ओनरशिप ऑफ डेटा सेंटर, ठीक है। कोई इसको ऑथराइज नहीं कर ले तो इसको अनऑथराइज एक्सेस से प्रोटेक्ट करना, समझ में आ रहा है? अनवांटेड चेंजेस से प्रोटेक्ट करना, ठीक है। प्रोटेक्ट देम फ्रॉम, ये रिस्क है ना। कोई किसी ने अनऑथराइज एक्सेस कर लिया, ऑल्टर कर दिया डेटा को, ठीक है, तो ये एक बड़ा रिस्क है कि नहीं बताओ? ये बहुत बड़ा रिस्क है। उसके अलावा मैंने आपको बोला ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर, जैसे एटीएम का पिन विन है, आपको नहीं पता चलेगा तो वो ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर हो गया, ये भी एक बड़ा आईटी रिस्क है। ऑल्दो आपने 2 ओटीपी पासवर्ड ये सब रख रखा है, फिर भी ठीक से सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं कर पा रहा ऑथेंटिकेट, और फिर इतना सारा सॉफ्टवेयर आपने लगा रखा है, इतना सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मल्टीपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अक्रॉस मल्टीपल चैनल, इसको मेंटेन करना कोई आसान थोड़ी है। और फिर सबका प्रॉक्सी सर्वर, सबके एंटीवायरस इंस्टॉल करो, इतना सारा ब्रांचेस है, बहुत दिक्कत का है काम। और फिर उसके बाद कोर बैंकिंग फंक्शन किसके बेसिस पे करता है? कि रियल टाइम क्वेरी को सॉल्व करना है कस्टमर का। तो हो सकता है सॉफ्टवेयर का सर्वर में कोई दिन प्रॉब्लम हो गया, तो रियल टाइम बेसिस पे आप कस्टमर को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हो। कस्टमर क्या बोलता है? जैसे ही आईडी पासवर्ड डाला तुरंत उसका अकाउंट खुल जाना चाहिए, बट नहीं खुल रहा, आधी घंटा हो गया, 20 घंटा हो गया। तो रिस्पॉन्स टाइम को भी तो मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। जैसे अब फिजिकली जब होता था तो बैंक्स में किसी का हिम्मत नहीं होता था बैंकर के ऊपर जाकर चिल्लाए, बट सॉफ्टवेयर में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है ना, आपको एकदम ध्यावस नहीं रहता, तुरंत आप फोन करने लग जाओगे कि ये क्या घटिया सा है, हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, हम लोग ऐसे बैंक के संग काम नहीं करेंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। फिर उसके बाद सबको एक्सेस कितना, किसको राइट्स एंड एक्सेस कंट्रोल, ये मैंने आपको याद है ईआरपी सॉफ्टवेयर में भी दिखाया था, किसको कितना एक्सेस देना है। एक बेसिक एम्प्लॉय को क्या पार्टनर का एक्सेस दे दोगे अकाउंट देखने का? नहीं, उसका सैलरी कितना है नहीं है। और आपको पता है सेंट्रलाइज डेटाबेस है, एम्प्लॉइज का भी इंफॉर्मेशन है, कस्टमर का भी है। तो अगर मान लो एक बैंक का एचआर डिपार्टमेंट चाह रहा है कि वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट का अकाउंटिंग्स देख ले, तो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए मैनेजमेंट करके रखो। बट अगर ठीक से कंट्रोल्स नहीं लगाया है तो एक्सेस राइट्स कैन बी ब्रीच ना, कोई भी किसी का एक्सेस कर सकता है, विच इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। और चेंज मैनेजमेंट लाना, जब भी कोर बैंकिंग ला रहे होते पूरा चेंज ओवर है, फेज मैनर में आना चाहिए, तो बहुत प्रॉब्लम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, 4 to 5 years रेजिस्टेंस आएगा, बहुत सारे आदमी जॉब भी छोड़कर चले जाएंगे, तो ये चेंज करना बहुत डिफिकल्ट जॉब है। और उसके बाद मैंने बोला इंसिडेंट रिपोर्टिंग किया, लेकिन आपने हैंडल नहीं किया उसको। जब भी कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज आ रहा था तुरंत रिपोर्ट करो और तुरंत देखो, बट आपने नहीं दिया, आपने ठीक से उसको हैंडल नहीं किया, तो ये भी एक रिस्क है। सो ऑल दीज आर आईटी रिलेटेड रिस्क। यहां तक लर्न करो पूरा अच्छे से, लर्न हुआ कि नहीं? ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देख रहे हो ये जो रिस्क आर एंड आईटी से रिलेटेड, ये सब रिस्क हम लोगों ने लगभग पढ़ा हुआ है चैप्टर 4 में, चैप्टर 3 में, यस और नो, चैप्टर 2 में। तो ये इतना पढ़ लिया ना कि अब ये सब देखो जैसे कोर बैंकिंग का रिस्क, तो 3-4 रिस्क इंपॉर्टेंट है जो सिर्फ कोर बैंकिंग से रिलेटेड है, वो आपको याद रखना है। जैसे मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, और जो डे टू डे ट्रांजेक्शन का रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। उसके बाद जो आईटी वाला रिस्क है वो तो आप अपने आप लिख सकते हो कि नहीं? आईटी रिस्क वही यूजर मैनेजमेंट, पासवर्ड मैनेजमेंट, यूजर एक्सेस कंट्रोल राइट एंड ऑल। फिर उसके बाद फिजिकल सिक्योरिटी एक्सेस, लॉजिकल सिक्योरिटी, चेंज मैनेजमेंट, इंसिडेंट रिपोर्टिंग, ये तो सेम आप अपने आप लिख सकते हो। कितना बार मैंने आपको ये चीज बताया है। आईटी रिस्क क्या हो गया? वही इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो रिस्क है, भर भर के हम लोगों ने किया, सबका कंट्रोल्स किया, सबका ऑडिट किया है। तो ये वाला टॉपिक मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूं, आप लर्न करके नक्की करो अभी क्लास में क्या क्या रिस्क है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑपरेशनल रिस्क अलग से शॉर्ट नोट आता है, टाइप्स ऑफ ऑपरेशनल रिस्क। तो ये आप बोलोगे जो डे टू डे ट्रांजैक्शन का रिस्क है, पीपल रिस्क है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी नहीं मेंटेन किया तो क्लाइंट लोग हमारे ऊपर क्या करेंगे? केस फाइल करेंगे, और उसकी वजह से कंप्लायंस रिस्क भी आ सकता है कि हमने कंप्लायंस नहीं किया। कर लो, लर्न इट।
लर्न इट वेरी क्विकली. लर्न करो फटाफट, वेरी क्विकली. बैंक बुक, ट्रेडिंग बुक सब याद रहेगा. ट्रेडिंग बुक हो गया मार्केट रिस्क, बैंक बुक से हो गया क्या क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क, डे टू डे ट्रांजैक्शन. मर्जर अमलगमेशन होगा, नया टेक्नोलॉजी आएगा, स्ट्रेटेजिक रिस्क हो गया. और आईटी रिस्क आपको पता ही है क्या क्या होता है, बिकॉज कंप्यूटर्स एंड ऑल लगा हुआ है, सर्वर कंप्यूटर डेटा सेंटर, उसकी वजह से जो रिस्क आता है. ठीक है, यस और नो, कम ऑन टेल मी. अब इसके बाद अलग से बोल रहे हैं कोर बैंकिंग में क्या क्या चीज का सिक्योरिटी को मेंटेन करना जरूरी है. आपको पता है जितनी बड़ी बैंक्स है ना, ये दिखाने के लिए कि उन लोग इंफॉर्मेशन का कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करिए, इंफॉर्मेशन का सिक्योरिटी मेंटेन करिए, डेटाबेस का सिक्योरिटी मेंटेन कर रही है, नेटवर्क का सिक्योरिटी मेंटेन कर रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम का सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सिक्योरिटी मेंटेन कर रही है, फिजिकल सिक्योरिटी मेंटेन कर रही है. इसके लिए ना उन लोग आईएसओ सर्टिफिकेशंस लेके रखा है. याद है मैंने आपको लास्ट क्लास बोला था, जैसे मुंबई डब्बा वाला को बेस्ट सिक्स सिग्मा का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है क्रॉस ग्लोबल लेवल पे, बोला था ना सिक्स सिग्मा के बारे में, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. तो वैसे बड़े बड़े बैंक्स ये दिखाने के लिए, कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करने के लिए कि हाँ कस्टमर्स का जितना भी इंफॉर्मेशन है कॉन्फिडेंशियल रहेगा, किसी के पास नहीं जाएगा, लोग आराम से नेट बैंकिंग कर सकते हैं, कोर बैंकिंग का सर्विसेज अवेल कर सकते हैं. तो इन्होंने आईएसओ सर्टिफिकेशन ले रखा है. और ये आईएसओ सर्टिफिकेशन आरबीआई ने कितना बार सजेस्ट किया है, आरबीआई ने बोला यूज करो आईएसओ सर्टिफिकेशन, ये दिखाने के लिए कि आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हो अपने इंफॉर्मेशन के सिक्योरिटी के लिए. सो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में, कि एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए क्या क्या बैंक्स कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या बताओ, इंफॉर्मेशन. सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है बैंक को, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट बैंक का क्या है, कस्टमर का इंफॉर्मेशन. सारे इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना, क्योंकि सेंट्रलाइज डेटाबेस है, सारे के सारे डेटा सारे ब्रांचेस के सारे कस्टमर के एक डेटाबेस सर्वर में मेंटेन्ड है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है, इंफॉर्मेशन का सिक्योरिटी को रखना है. अभी इंफॉर्मेशन का सिक्योरिटी को रखने के लिए मैंने क्या बोला, आरबीआई ने सजेस्ट किया है कमर्शियल बैंक को, आरबीआई है सजेस्टेड किसको, कमर्शियल बैंक्स को, कि उन लोग क्या करें आईएसओ का सर्टिफिकेशंस ले ले. आपको पता है ना ये सब इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड होता है, एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड होता है. हैव यू हर्ड अबाउट आईएसओ सर्टिफिकेशन. इससे क्या होता है ना, कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है. तो अलग अलग सर्टिफिकेट्स आते हैं, आईएसओ नंबर्स आता है. तो इनके लिए बोला कि आप जो है ये वाला जो आईएसओ सर्टिफिकेशन है 27001 का आईएसओ सर्टिफिकेशन ले लो. अलग अलग आते हैं, जैसे पूरा ये आपका लिस्ट है 13 तक का. ठीक है, तो इनको बोला गया बैंक्स को कि आप 27001 आईएसओ सर्टिफिकेशन ले लो. आरबीआई ने बोला इसका सर्टिफिकेशन ले लो. सर्टिफिकेशन लेने से क्या होगा, कस्टमर को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इनका जितना भी प्रोसेस है दे आर केटरिंग टू टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो रहा है, सब कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. तो आप उसके लिए क्या क्या कर रहे हो, तो बोल रहा है कि कब मिलेगा आईएसओ सर्टिफिकेशन, ऐसे ही मिल जाएगा क्या कोई भी बैंक को, नहीं. जो आईएसओ सर्टिफाइड कंपनीज है जो ये सब सर्टिफिकेशन देती है वो चेक करेंगी. क्या चेक करेंगी, कि एक आईसीआईसीआई बैंक है, मान लो उसको आईएसओ सर्टिफिकेशन चाहिए, तो चेक करेगा कि आईसीआईसीआई बैंक ने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए क्या पॉलिसीज बनाया है, एक डॉक्यूमेंट बनाया है कि सारे यूजर्स को, एम्प्लॉइज को कैसे पॉलिसी को मेंटेन करना है सिक्योरिटी के लिए, यूजर आईडी पासवर्ड रखना है, सबका एक एक यूनिक यूजर आईडी पासवर्ड होना चाहिए, बैंक एम्प्लॉइज का, बैंक मैनेजर का एक्सेस कंट्रोल राइट देना चाहिए, इसको इतना ही एक्सेस देना है. तो एक्सेस मैनेजमेंट कौन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर का आईडी पासवर्ड क्या है, कितना यूजर को कितना एक्सेस देना है, उनका अलग अलग आईडी पासवर्ड बनाओ.
फिर इतने सारे आपके बैंक के ब्रांचेस है, सबको कनेक्ट कर रखा है किससे, नेटवर्क से, तो नेटवर्क के ऊपर सिक्योरिटी लगाया है, फायरवॉल लगाया है, नेटवर्क डायग्राम पहले से ही बना के रखा है, नेटवर्क को प्रोटेक्ट करके रखा है इंट्रूशन से, ब्रीचेस से, मैलवेयर से, बॉम्ब से। ये सब वर्ड नहीं बोल पाओगे, इतना हम लोग किए हैं डिटेल में। और क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो लगा रखा है मेन सर्वर कंप्यूटर में, उसके लिए क्या प्रोटेक्शन किया है, उसके लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगाया है कि नहीं। फिर उसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है कंपनी का मेन, बैंकमेट का एएस यूज कर रहे हो तो उसके ऊपर क्या सिक्योरिटी लगाया, लॉजिकल एक्सेस, फिजिकल एक्सेस सिक्योरिटी लगाया है कि नहीं, नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी में जहां डेटा सेंटर है वहां पे गार्ड्स लोग को रखा है कि नहीं, हैव यू प्रोटेक्टेड दोस थिंग्स फ्रॉम फायर एंड वाटर, ये सब के लिए। तो ये सब चेक करेगा, उसके बाद आईएसओ सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो क्या क्या स्टेप्स है, ये सारे प्रोसेसेस है। आईएसओ सर्टिफिकेशन तभी मिलेगा जब ये सारे प्रोसेसेस करोगे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, आईएसओ सर्टिफिकेशन कब मिलेगा, when the company is satisfied कि बैंक is following these procedure। ये सारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोसीजर्स होने चाहिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोसीजर्स फॉर obtaining आईएसओ सर्टिफिकेशन। तो क्या क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए, मैंने अभी आपको बोला। सबसे पहले तो आपने क्या पॉलिसी बनाया है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए, बोला था ना मैंने कि डॉक्यूमेंट्स बना के रखो, रिटन पॉलिसी बना के रखो, डिजास्टर रिकवरी के लिए पॉलिसी बना के रखो, और ताकि से क्या अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रोटेक्ट कर सके, किसको कितना एक्सेस देना है वो मेंटेन करके रखो। नेटवर्क के लिए सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, तो वही सब घुमा फिरा के वापस से एक ही पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले। तो पूरा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए आपने क्या क्या कर रखा है, तो सबसे पहले क्या बताओ, पॉलिसीज बना के रखा है कि नहीं, इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए पॉलिसीज बना के रखा है कि नहीं, और वो पॉलिसीज के बारे में अपने इंप्लॉइज को समझा रखा है कि नहीं, ट्रेनिंग दे रखा है कि नहीं, प्रैक्टिसेस कर रहे हो कि नहीं, ये सब के लिए, और कंट्रोल्स लगा के रखा है कि नहीं। तो पहला क्या हो गया, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाया है कि नहीं, पॉलिसीज तो बना लिया, फिर प्रोसीजर्स है कि नहीं पॉलिसी को फॉलो करने के लिए, प्रोसीजर्स तो है, अब इसके बाद क्या क्या प्रैक्टिसेस है इसमें कंट्रोल्स लगाने के लिए, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस, तो इसमें क्या होगा, वही सब। तो इसका क्लासिक एग्जांपल है, अब जैसे मान लो पॉलिसी के लिए, सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए जितने भी इंप्लॉइज है सबको इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, सेंट्रलाइज डेटाबेस है, तो उनसे आप पहले ही एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवा लो कि अगर कोई कस्टमर का इंफॉर्मेशन चोरी होता है जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, हर एक डिपार्टमेंट एक एक कस्टमर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, तो अगर इस कस्टमर का डेटा चोरी होता है तो आपको पकड़ा जाएगा, यू विल बी हेल्ड लायबल क्रिमिनली एज वेल एज लीगली। सबसे एक नॉन डिस्क्लोजर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो आपको अगर याद होगा चैप्टर 3 में पढ़ाया था कि जो मेन जहां सर्वर कंप्यूटर रखा हुआ है, जो उसका इंचार्ज है, उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो कि यहाँ का कोई भी अगर चोरी होता है प्रॉपर्टी तो आपका जिम्मेदारी है। सो दैट इज कॉल्ड नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट विद एम्प्लॉइज। तो इसके लिए मैंने क्या बोला, साइन करवा लो एनडीसी, एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ठीक है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवा लो एम्प्लॉइज के संग, और उतने ही कस्टमर्स को आप लोन दो जिनका केवाईसी एंड ऑल सब केटर किया हुआ है। नो योर कस्टमर, आपको पता होगा केवाईसी रिक्वायरमेंट्स होता है सिक्योरिटी के लिए, हर एक एरे कस्टमर को लोन दोगे, डिपॉजिट एक्सेप्ट करोगे, हो सकता है वो टेररिस्ट निकले, तो केवाईसी नॉर्म्स को कंप्लाई करो, ये सब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोसीजर है। उसके अलावा जो यूजर्स है, एम्प्लॉइज लोग, जिन लोग यूज कर रहे, डे टू डे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बैंक में आकर बैठ रहे, जिन्हें एक्सेस दिया हुआ है, तो उनको कितना एक्सेस राइट देना, उनका प्रिविलेजेस को मेंटेन करो, उनका एक्सेस राइट्स क्रिएट करो, उनका यूनिक आईडी पासवर्ड क्रिएट करो, बायोमेट्रिक इंप्रेशन दो या थंबनेल, आइरिस रिकॉग्निशन से उन लोग खोल सकते हैं कंप्यूटर को, कितना एक्सेस देना है कितना नहीं देना, तो यूजर को मेंटेन करके रखो। यूजर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, कि यूजर की सिक्योरिटी के लिए आपने क्या क्या किया है। तो वही याद है, मैंने ईआरपी में आपको दिखाया था कि कैसे मैं यहां से बैठकर मेरे एम्प्लॉइज का एक्सेस राइट्स को मॉनिटर कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ, किनको कितना एक्सेस देना है। तो वही यूजर का प्रिविलेजेस, ठीक है, तो यूजर एक्सेस राइट्स जो है उसको मैनेज करो, एक्सेस राइट्स मैनेजमेंट, प्रिविलेजेस, ये सब चेक करो, ठीक है। फिर इसके अलावा और बताओ क्या होगा, ये तो हो गया यूजर हो गया, ये पॉलिसी हो गया, उसके अलावा और क्या होता है, आईटी इंफॉर्मेशन में और क्या होता है, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगाते, और इतना सारा बताओ ना, चैनल सर्वर में भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट बैंकिंग का अलग से इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए क्या सिक्योरिटी ली है, अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए क्या सिक्योरिटी ली है। तो कभी भी क्लाइंट को एप्लीकेशन सर्वर से डायरेक्ट मत बात करने दो,
प्रॉक्सी सर्वर लगा के रखो, उसको भी फायरवॉल से प्रोटेक्ट करके रखो, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन लो, एक इवेंट बना के रखो, और एम्प्लॉइज देखो कौन से एम्प्लॉय कितना टाइम लॉग इन करे, कब लॉग आउट करे, लॉग्स बना के रखो, उसके लिए ITF इंस्टॉल करके रखो, ऑडिट ट्रेल्स लगा के रखो। सो दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सिक्योरिटी। समझ में, लॉग्स बना के रखो एप्लीकेशन सिक्योरिटी में। याद है इंटीग्रेटेड, वो मैंने पढ़ाया था ITF टेक्निक्स, और फिर उसके स्नैपशॉट्स, ऑडिट ट्रेल्स एंड ऑल। तो उसके लिए एक ऑडिट ट्रेल्स मेंटेन करके रखो, है ना, लॉग्स मेंटेन करके रखो, ऑडिट ट्रेल करो, लॉग्स मेंटेन करके रखो कि कौन कितना देर एप्लीकेशन को यूज कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये सब हो गया मेरा। कॉन्फ़िगरेशन चेक करो ठीक है कि नहीं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। चलो अब ये सारे जितने भी कंप्यूटर है सबको आपने कनेक्ट किया है कैसे? एक नेटवर्क के जरिए। तो नेटवर्क सिक्योर्ड है कि नहीं, नेटवर्क सिक्योरिटी, कोई ऐसा अनऑथराइज बंदा तो नेटवर्क में घुसकर कुछ बॉम्ब या ईमेल वायरस वायरस छोड़ के तो नहीं चला गया है। फिर उसके बाद और क्या होगा बताओ? OS का सिक्योरिटी, जो आपका मेन कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, होस्ट कंप्यूटर का, उसका सिक्योरिटी आप मेंटेन कर रहे हो कि नहीं, उसका सिक्योरिटी हो गया। और क्या कंपोनेंट्स बचा बताओ? और हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक अपना अपना डेटाबेस भी है, तो डेटाबेस का सिक्योरिटी है ना, डेटाबेस सिक्योरिटी चेक करो, डेटाबेस सिक्योरिटी ठीक से है कि नहीं। तो सब डेटाबेस सिक्योरिटी के लिए तो आपको पता है वही रोल बेस्ड एक्सेस प्रिविलेजेस एंड ऑल दो, नेटवर्क सिक्योरिटी, OS सिक्योरिटी। फिर उसके अलावा लास्ट में और एक पॉइंट क्या बच गया जो मैंने बोला, फिजिकल एक्सेस, फिजिकल सिक्योरिटी, जैसे वही फायर से, वाटर से, फ्लड से, सब वीडियोस दिखाया था इतना डिटेल में। तो फिजिकल सिक्योरिटी। तो अगर ये सब सिक्योरिटी आप रख रहे हो तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोर बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या सिक्योरिटी होना चाहिए कि उसे ISO सर्टिफिकेशन मिल जाए। सो दीज आर द सिक्योरिटी विच दे हैव टू फॉलो, अगर उन्हें ISO सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल होना है। अब ये जितने भी सिक्योरिटी रिस्क दिए, ये सब रिस्क ही तो हो गया ना, एप्लीकेशन रिस्क, नेटवर्क रिस्क, नेटवर्क कोई ब्रीच कर लेगा, सबका IT कंट्रोल्स दिया हुआ है। क्या क्या रिस्क है, अब नेक्स्ट टॉपिक दिया है, क्या क्या रिस्क है विद इन रिलेशन विद दिस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो रिस्क क्या होगा? यही तो रिस्क होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई ब्रीच नहीं कर ले, डेटाबेस को कोई इंटीग्रिटी को लीक नहीं कर ले, फिजिकल सिक्योरिटी को कोई ब्रीच नहीं कर ले, तो ये रिस्क हो गया। और बगल में कंट्रोल्स है, तो अपने आप बताओ रिस्क हो गया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ा रही हूं, सेम ऑलरेडी ये हम लोगों ने कर चुका है। ऊपर में मैंने अभी क्या पढ़ाया? ऊपर में मैंने बोला इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। तो ये स्टेप्स नहीं फॉलो करेंगे तो रिस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क हो गया। तो याद है हम लोगों ने पहले भी किया है रिस्क और कंट्रोल, और मैंने चैप्टर 3 में रिस्क कंट्रोल सब एक संग पढ़ाया था। तो वैसे यहाँ पे भी अलग अलग दिया हुआ, मैं आपको 4-5 बताऊंगी, ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि आपका ये सब किया हुआ है, मुझे नहीं लगता सब बताने का दरकार है। तो क्या क्या रिस्क है? सबसे बड़ा रिस्क तो क्या चीज का है? डेटा सेंटर का कोई एक्सेस नहीं कर ले, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कोई गलत बंदा एक्सेस नहीं कर ले, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर जो मेन कंट्रोल कर रहा है, कितने इंप्लॉइज को बैंक के कितना एक्सेस देना है, नहीं देना है, कितने मैनेजर को कितना, जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर है, जो मेन की इंप्लॉय है, जिसके हाथ में सारे ID पासवर्ड का है, तो उनका जो मेन ID पासवर्ड है, जो मेन की एडमिनिस्ट्रेटर है, उनका ID पासवर्ड को प्रोटेक्ट करके रखो, जिसको सुपर यूज बोलते हैं। सुपर यूजर का जो ID पासवर्ड है, सुपर यूजर मतलब जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर है, जो बाद बाकी इंप्लॉइज को एक्सेस राइट दे रहा है, उनका ID पासवर्ड कभी चोरी नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। तब जाकर डेटा सेंटर जो है प्रॉपर्ली मेरा सेफ गार्डेड रहेगा। तो ये हो गया रिस्क, और इधर हो गया कंट्रोल। तो पहला रिस्क क्या है कि कोई घुस जाए सर्वर कंप्यूटर में, उसका डेटाबेस को जाकर चेंज कर ले, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन जो है उसका अनऑथोराइज्ड एक्सेस हो गया, और उसको कोई मान लो आकर मॉडिफाई कर दिया, तो इससे हमें प्रोटेक्ट करना है, ये बड़ा रिस्क है। तो इसके लिए आप क्या कंट्रोल करके रखो? जो एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर बोल लो या इसको सुपर यूजर बोलते हैं, ठीक है, इसका जो पासवर्ड है इसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखो। शुड बी प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड, ठीक है, इट शुड बी प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड। और जितने भी यूजर्स है ना, सबको एक यूनिक ID पासवर्ड दे दो, जितने भी इंप्लॉइज है, ताकि कोई किसी का ID पासवर्ड यूज नहीं कर सके। तो यूजर का अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करो। याद है हम लोगों ने किया था यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वही है यूजर अकाउंटेबिलिटी, ये एक रिस्क है। यूजर अकाउंटेबिलिटी, मिस्टर X जो है मिस्टर Y के अकाउंट से घुसकर लॉगिन करके ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो गलत है ना, ये तो इंप्लॉइज भी नहीं कर सकता ऐसा। तो हर एक यूजर का, जितने भी यूजर्स है, चाहे वो इंप्लॉई हो चाहे वो कस्टमर हो, ऑल यूजर शुड हैव यूनिक ID पासवर्ड, ये कंट्रोल हो गया। उनका एक यूनिक ID एंड पासवर्ड होना चाहिए, कंट्रोल हो गया, ठीक है। फिर उसके अलावा आप खुद बताओ और क्या होगा?
नेटवर्क को हो सकता है कि कोई तोड़कर घुस जाए, कोई ब्रीच हो गया, नेटवर्क सिक्योरिटी ब्रीच, तो उसको भी प्रोटेक्ट करना है। तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है? प्रॉपर्ली नेटवर्क डायग्राम बना के रखो, ठीक है। तो ये हो गया नेटवर्क रिस्क। नेटवर्क को कोई ब्रीच करके घुस गया सिस्टम में, तो उसके लिए आप प्रॉपर्ली पहले से ही नेटवर्क डायग्राम बनाकर रखो। नेटवर्क डायग्राम चेक करो ठीक है कि नहीं, कहीं पे कोई लैग तो नहीं हो रहा है। नेटवर्क डायग्राम पहले से ही बना के रखो और सबको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से प्रोटेक्ट करके रखो, है ना, ठीक है। इसके अलावा बताओ और आप क्या होगा। ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा फिजिकल एक्सेस, फिजिकल सिक्योरिटी का। तो फिजिकल अनऑथराइज फिजिकल एक्सेस भी तो हो सकता है, कोई डेटा सेंटर में घुसकर चोरी करके सर्वर कंप्यूटर को ले गया, या फिर फिजिकल एक्सेस में फायर का डर हो गया या वाटर का। ये याद है हम लोगों ने इन्वायरमेंटल रिस्क भी पढ़ा था, इन्वायरमेंटल रिस्क, फायर मतलब ह्यूमिडिटी एंड ऑल के बारे में, डस्ट वस्ट आ गया। तो ये सब का जो रिस्क है फिजिकल एक्सेस रिस्क, तो इसको कैसे आप प्रोटेक्ट करोगे आप, ये अब मुझे बताना पड़ेगा, तो बहुत शर्म सा बात है। फायर के लिए क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर, ह्यूमिडिफायर्स, एसी वाला रूम रख के रखो, ये सब कंट्रोल्स लगा के रखो, वाटर स्प्रिंकलर, डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर, तो ये सब बताओ, बताना पड़ेगा। स्मोक डिटेक्टर्स सब पढ़ाया हुआ है, फायर एक्सटिंग्विशर्स, स्प्रिंकलर्स, ये सब रख के रखो कंट्रोल्स के लिए। तो आप समझ रहे, ये सब मेरा हो गया क्या क्या रिस्क और उसके बगल में क्या क्या कंट्रोल है। अब फिर याद है ऊपर में मैंने इंसिडेंट रिपोर्टिंग के बारे में बोला था। इंसिडेंट रिपोर्टिंग, कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन एंड ऑल है, तो बोल रहे कोई ऐसा ब्रीच हुआ है वो नोटिस नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप प्रॉपर लॉग मेंटेन करके रखो। ऑल्दो अपने सिस्टम में लगा रखा है इंसिडेंट हैंडलिंग, बट फिर भी ब्रीच हो गया, तो कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, तो उसके लिए आप सिस्टम में ऑडिट ट्रेल वाला रख के रखो, जैसे लॉग पूरा मेंटेन करके रखता है, जितना भी सेंसिटिव डेटा ना उसका लॉग, कितना जन ने कब उसको एक्सेस किया, तो सेंसिटिव डेटा का लॉग इन लॉग आउट मेंटेन करके रखो, लॉग्स, और फिर उसको रिव्यू करो पीरियोडिकली एंड रिव्यू देम पीरियोडिकली, ठीक है। तो ये सब अलग अलग टाइप के रिस्क है और कंट्रोल्स है, बस 5 ही, और नहीं बताऊंगी, और भी आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क एंड कंट्रोल्स एसोसिएटेड विद देम। बताओ, देख लो इजी है, लर्न हुआ कि नहीं यहाँ तक, कम ऑन टेल मी, यहां तक लर्न हुआ कि नहीं। हाँ बोलो भाई, लर्न हुआ यहाँ तक? यस और नो? वेरी इजी, सब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क है। तो पहले बोला आरबीआई ने आईएसओ सर्टिफिकेशन ले लो, कितना नंबर बोला? 227,001, याद रहेगा, 27,001, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला उसने? बोला कि सर्टिफिकेशन तभी मिलेगा जब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए बैंक ये सारे प्रोसीजर्स कर रहे हैं। क्या प्रोसीजर? सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट बनाओ, एक प्लान्स बनाओ, पॉलिसी बनाओ कि आप सिक्योरिटी के लिए कर क्या रहे हो, केवाईसी नॉर्म्स करो, फिर उसके बाद नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाओ अपने इंप्लॉइज के संग कि वो कस्टमर का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का चोरी नहीं करेंगे। फिर उसके बाद और जो जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं ना आर्किटेक्चर में, सबके ऊपर सिक्योरिटी, नेटवर्क के लिए क्या किया है, फिर उसके बाद ओएस के लिए क्या किया है, ठीक है, फिर यूजर के लिए क्या किया है, आईडी पासवर्ड सिस्टम रखा है कि नहीं रखा है, फिर उसके बाद और क्या क्या उसके अंदर आते हैं बताओ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए क्या किया है, फिजिकल एक्सेस के लिए क्या किया है। तो ये सारे हो गए मेरे सिक्योरिटी मेजर। अब बोले रिस्क क्या, कंट्रोल क्या, तो रिस्क तो उसी में कवर हो गया ना, जो आपने स्टेप लिया क्यों लिया, रिस्क को ही कवर करने के लिए, तो वो सारे रिस्क हो गए। अब कंट्रोल आप अपने आप लगा दो, उसके लिए ये करना है, एकदम ईजी है। ये देखने में खाली लग रहा है कि कितना टॉपिक है, बट एकदम ईजी है, सब पढ़ा हुआ है, 2-3 बार ऑलरेडी हम लोग मेजर चंक्स में पढ़ रखे हैं इसको, ये सबको चैप्टर 3-4 में। और चैप्टर 2 में भी ईआरपी से रिलेटेड कितना सारा रिस्क नहीं पढ़ा था, रिस्क और कंट्रोल, वही सब चीज तो है घुमा फिरा, सेम थिंग्स गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन, सेम थिंग। तो ये हो गया रिस्क और ये हो गया क्या, कंट्रोल। ये हो गया रिस्क और ये हो गया कंट्रोल। किससे रिलेटेड? आईटी कंट्रोल्स किससे रिलेटेड? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड। अब अलग से बोल रहा है कि एक नॉर्मल बैंक्स में तो आईटी रिलेटेड हो गया ना, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिलेटेड रिस्क। बोल रहा है ओवरऑल बैंक में एक अच्छा ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, एक अच्छा बैंक रेंडर करने के लिए क्या क्या इंटरनल कंट्रोल्स होना चाहिए। ऑल्दो कंट्रोल्स यहां दिया, अब अलग से दिया और एक क्वेश्चन, क्या क्या इंटरनल कंट्रोल्स लगाने चाहिए एक बैंक को ताकि कोई चोरी चकारी ना हो। तो अब इसके लिए आप एक क्लासिक एग्जांपल सुनो मेरा। फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना। अब फिर इसके बाद पता है आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्या क्या रिस्क है वो दिया हुआ है और उसका कंट्रोल दिया हुआ है, बहुत ईजी है, करेंगे हम लोग। रुको, पहले आप मेरा बात सुनो।
इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या आता है, एक बैंक जो है उसको क्या क्या इंटरनल कंट्रोल लगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, याद है पूर्वी नाम की एक लड़की थी जिसमें क्या छुपा हुआ था, एक बहुत रहस्यमय चीज छुपा हुआ था। ये बता दोगे तो आपका तो एग्जामिशन गारंटीड है। पूर्वी नाम की लड़की में क्या छिपा हुआ था, बताओ बताओ। पूर्वी नाम की लड़की में क्या छिपा हुआ था, किसका कंपोनेंट छुपा हुआ था, किसका कंपोनेंट। सिर्फ कंपोनेंट बोलने से नहीं चलेगा, हाँ ई कॉमर्स का, याद है ना, पेमेंट गेटवे सब कुछ याद है ना भाई, वेंडर यूजर सब याद है ना, ठीक है। तो वही पूर्वी नाम की लड़की बोली चलो अब हम लोग भी ना एक काम करते हैं, एक अकाउंट खुलवा के आते हैं आईसीआईसीआई बैंक में और नेट बैंकिंग का पूरा फैसिलिटी का मजा उठाएंगे। तो पूर्वी नाम की लड़की गई बैंक मैनेजर के पास, ठीक है, वो थोड़ा जूनियर लेवल का बैंक मैनेजर था जो नए नए कस्टमर्स को अकाउंट खुलवाने में मदद करता है, ऐसे होता है ना, लोग हेल्प करते हैं, बैंक रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, ठीक है। उसका नाम था शेर शाह। पूर्वी नाम की लड़की गई अब शेर शाह के पास। शेर शाह के पास क्यों गई, बोली सर मेरा अकाउंट खुलवा दीजिए ना, थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अपना एक सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है, आप मेरा मदद कर देंगे क्या। तो शेर शाह ने बोला चलो मैं खुलवा देता हूँ मैडम, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो उससे बोला फॉर्म वॉर्म भरवा लिया, खुलवा लिया अकाउंट, चलो ठीक है। और बोला आपको कोई एकदम चिंता करने का दरकार नहीं है मैम, हमको कुछ भी दरकार हो, कैसे करना है, लॉगिन करना है, इंटरनेट बैंकिंग कैसे होगा, आप मेरे को फोन करना, मैं सब समझा दूंगा, आप यहाँ आ जाना ना, सबसे बेस्ट, मैं आराम से आपके संग चाय पीकर गपशप कर आपको सब समझा दूंगा। पूर्वी बहुत खुश हो गई, वाह मेरा इतना अच्छे से ध्यान रख रहा है आईसीआईसीआई बैंक का ये बंदा। पूर्वी घर चली गई। फिर 1 महीना बाद पूर्वी ने अपना अकाउंट खोली तो अकाउंट खुल नहीं रहा था, कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा था। तो पूर्वी को बहुत इरिटेशन हुआ। फिर पूर्वी को याद आया, अरे चलो शेरशाह के पास चलते, शेरशाह पक्का मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, बहुत अच्छा आदमी। पूर्वी भागी भागी गई आईसीआईसीआई बैंक के पास, बोली शेरशाह कहाँ गए, शेरशाह का चेयर में देख रही है, शेरशाह अवेलेबल ही नहीं है। तब बताया गया कि शेरशाह का जो है ट्रांसफर हो गया है, कोलकाता ब्रांच से उन्हें मुंबई ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया गया है, ठीक है। और शेरशाह की जगह आ गए हैं, शेरशाह की जगह आ गए हैं, शेरशाह की जगह आ गए हैं शेर खान। अब शेर खान जी बोल रहे हैं कि मैडम आई एम योर न्यू ऑफिसर, आई एम योर न्यू मैनेजर एट योर सर्विस, आप मुझे बताइए आपको क्या काम है, मैं आपके सारे क्वेरीज को रिजॉल्व कर दूंगा। बट अब इन दैट केस पूर्वी इज गेटिंग वेरी इरिटेटेड। पूर्वी बोल रही है अरे आपको नहीं समझ में आएगा, वो जो शेरशाह ना वो बहुत अच्छा आदमी था, वही तो मेरा अकाउंट खुलवाया था, उसके पास मेरा सारा डिटेल है, उसको सब पता है मेरे बारे में, आपको कुछ नहीं पता, वही मुझे हेल्प कर सकता है, मुझे शेरशाह ही चाहिए। तो इन दैट केस जो सीनियर मैनेजर है वो समझा रहा है पूर्वी को, पूर्वी जी देखिए ये हमारे कंपनी का इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी है, ये हमारे बैंक का इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी है कि हम लोग एक लोअर लेवल के एम्प्लॉय को ज्यादा टाइम तक एक ब्रांच में नहीं रखते, वी कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन, क्योंकि वो ना अनड्यू फेवर ना मांगे एम्प्लॉयज से, ज्यादा रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करे, इससे क्या होगा, बैंक का लॉस होगा, हो सकता है कस्टमर्स को भी वो एक्सप्लॉइट करे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, डिपार्टमेंटल ट्रांसफर करते हैं या फिर सिटी ट्रांसफर करते रहते हैं, वी कीप ऑन रोटेटिंग देयर जॉब, ताकि उन्हें सारे जॉब्स का आइडिया भी लग जाए, और क्या हो एक जगह ज्यादा लंबे समय तक रखने से ना सिक्योरिटी कंसर्न्स का डर रहता है। सो दैट इज इन अवर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, वी इट्स नॉट इन आवर हैंड। ऐसा नहीं है जानबूझ के हम लोगों ने शेरशाह जी का ट्रांसफर किया है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये इंटरनल पॉलिसी में लिखा है, हमारे इंटरनल कंट्रोल के पॉलिसी में, कि इंप्लॉइज के जॉब को हमें चेंज करते रहना पड़ेगा, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, एक सिटी से दूसरे सिटी में, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते रहना पड़ेगा। हाँ लेकिन मैं सीनियर पोस्ट पे हूं, मेरा पोजीशन जल्दी से चेंज नहीं होगा, मैं उससे सुपरवाइज करता था, आप मेरे को बताओ ना अपना प्रॉब्लम, मैं सॉल्व करूंगा, मैं उसे सुपरवाइज करता था, टॉप लेवल मैनेजर हूं मैं मेन मैनेजर हूं, मैं सुपरवाइज करता था, मैं आपका नया टॉप रिलेशनशिप मैनेजर हूं, आपको कोई भी दिक्कत है बताओ, मैं चेंज नहीं होने वाला हूं, मैं सुपरवाइज करता था ये सारे एम्प्लॉयज को जिनका जॉब रोटेशन होता है। समझ में आया। तो ये बोल रहा है कंपनी का इंटरनल पॉलिसी में ही लिखा हुआ है, ये क्या बोल रहा है, कंपनी का इंटरनल पॉलिसी में लिखा हुआ है कि ये सब होता है। तो अब आप मुझे बताओ कंपनी का इंटरनल कंट्रोल के सिस्टम में क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये बोला कि जो शेरशाह था वो लोअर लेवल इंप्लॉय था, स्टाफ मेंबर, उसको किसी टॉप लेवल मैनेजर ने सुपरवाइज किया, उसका वर्क को चेक करता था। जॉब रोटेशन करना बहुत कॉमन है, और हर एक बंदे का ड्यूटी क्या होना है वो फिक्स्ड है, सबका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर फिक्स्ड है। और फिर ये जो भी बैलेंसेस होते हैं ना, बैंक के बैलेंसेस, उनको कंफर्म किया जाता है, ब्रांच के अलग अलग ब्रांच का बैलेंसेस आता है ना, लोग प्रिपेयर करते हैं, तो सबका पीरियोडिक कंफर्मेशन होता है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है तो वो सबका बैलेंसेस को कंफर्म करता है फोन कर करके पूछ के, क्योंकि सब सेंट्रलाइज डेटाबेस में मेंटेन है। तो जो मेन सेंट्रलाइज डेटाबेस को ऑपरेट करे वो फोन करके पूछेगा कोलकाता वाले ब्रांच को, देखो यहाँ पे इतना बैलेंस दिखा रहा है, वहां पे भी उतना ही बैलेंस है ना, मुंबई वाला आपको पूछेगा वहां उतना है, यहाँ पे भी इतना ही है ना, समझ में आ रहा है। और जो भी
जल्दी से चोरी होने वाले आइटम है, जैसे करेंसी हुआ, ये सब मेंटेन करके रखते हैं ना, बीआर, ड्राफ्ट, टर्म डिपॉजिट। तो बोल रहे ये एक एम्प्लॉय के कस्टडी में दो, एक मैनेजर के कस्टडी में मत दो, 2-3 मैनेजर्स के कस्टडी में दो, ये सब इंपॉर्टेंट चीज। और बार बार इंटरनल ऑडिट करवाते रहो ताकि ये देख सको कि कोई कंट्रोल में कमी तो नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ एक बैंक का ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या स्टेप्स लिया गया, ठीक है, बताओ। मैंने नेक्स्ट टॉपिक क्या क्या पढ़ाया, इंटरनल कंट्रोल्स। तो आपको इसको कैसे याद रखना है, वो वाला एग्जाम्पल से आपको याद रहेगा। तब पूर्वी समझ गए, पूर्वी बोली अच्छा कोई बात नहीं, तो आपसे अब मैं डील करूंगी, आप तो जल्दी से चेंज नहीं होगे, आप क्योंकि मेन मैनेजर हो जो सुपरवाइज करते हो अपने स्टाफ वर्कर्स को, तो अब से मैं आपसे ही सर डील करूंगी सारा। तो बोला ठीक है, मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो अपने कस्टमर्स को बेस्ट सर्विसेज देना है ना। तो इस तरह से बात को वहीं पे खत्म किया गया। क्लियर। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, पूर्वी और शेरशाह। पूर्वी थी कस्टमर और शेरशाह चले गए ट्रांसफर, इनका ट्रांसफर हो गया दूसरे ब्रांच में। याद रहेगा इससे सारा पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बोला कि एक टॉप मैनेजर सबको सुपरवाइज कर रहा है, ठीक है, तो स्टाफ मेंबर का जो वर्क है उसको दूसरा स्टाफ मेंबर को चेक करना चाहिए, ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजर्स जो है शुड सुपरवाइज, है ना, स्टाफ वर्कर्स, वर्क ऑफ स्टाफ मेंबर्स। याद रहेगा। तो सुपरवाइज वर्ड बस यहां पे याद रखना है कि कैच क्या है, सुपरवाइज, कैच क्या है, सुपरवाइज। फिर नेक्स्ट मैंने क्या बोला, जॉब रोटेशन होते रहता है, करना जरूरी है सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए। ये हमारा इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी है कि हम लोग रोटेशन करते रहते हैं। फिर इसके बाद मैंने बोला हर एक एम्प्लॉय का जितना भी पावर है उसको फिक्स कर दो, ठीक है, चेंज मत करो बार बार, एक पोजीशन है, ये पावर है, फिक्स कर दो और कम्युनिकेट कर दो। सो फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, पावर्स, जिसका जो पावर है, जैसे इसका पावर फिक्स है सुपरवाइजर का, सबको सुपरवाइज करते हैं, चेंज नहीं होता, शुड बी फिक्स्ड। और फिर मैंने बोला वो जो पीरियोडिकल बैलेंसेस है हर एक ब्रांच का चेक करो, पीरियोडिकल चेकिंग होना चाहिए ऑफ ब्रांच बैलेंसेस, है ना। कौन चेक करेगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जो हर एक ब्रांच का कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है ना, जो उसको देखता है बाय द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, उसको चेक करेगा। याद रहेगा सब पॉइंट। और फिर मैंने और एक पॉइंट क्या बताया, जो भी थोड़ा ऐसा आइटम है, करेंसी हुआ, बीआर हुआ, ये सब का जिसका फ्रॉड का डर है, कोई इसको चेंज कर दे या जाके चुरा ले, तो ये सब के लिए एक बॉस, एक ऑफिसर का कस्टडी में मत दो, 2-3 ऑफिसर का कस्टडी में दो। सो कस्टडी ऑफ फ्रॉड प्रोन, फ्रॉड प्रोन मतलब जो जिसमें ज्यादा फ्रॉड होने के चांसेस है, ठीक है, फ्रॉड प्रोन आइटम्स लाइक करेंसी हुआ, ठीक है, ड्राफ्ट्स हुआ, should be given to more than 2 or 2 officials, 2 या more than 2 officials, ठीक है। तो ये बोर्ड इनका कस्टडी दो। और फिर उसके बाद मैंने बोला ऑडिट भी करते रहो, इंटरनल ऑडिट, ताकि आप देख सको कि आपने जितना भी कंट्रोल्स लगाया है वो इफेक्टिव है कि नहीं है, कि और कंट्रोल्स लगाना चाहिए। तो ये सब बोल रहे हैं, बहुत ईजी है, लर्न इट वेरी क्विकली। तो ये हो गया मेरा इंटरनल कंट्रोल, एक बैंक में क्या क्या इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। इजी और डिफिकल्ट, वेरी इजी, इजी और डिफिकल्ट, वेरी इजी, ठीक है। अब फिर से ना देखो, हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुका है आईटी रिलेटेड रिस्क, फिर से अलग से आईटी रिलेटेड रिस्क है। तो ऑलरेडी किया था ना ऊपर आईटी रिलेटेड रिस्क, देखो ये रहा, किया था ना ये सारा आईटी रिलेटेड रिस्क क्या होता है, अलग से मैंने बताया था ना आईटी रिलेटेड रिस्क, ये रहा, इतना सारा रिस्क बताया था, अनऑथराइज्ड एक्सेस का और ये सब का, और ये ऊपर में भी एक्सेस कंट्रोल का, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है। तो फिर से आपके बुक्स में आईटी रिलेटेड रिस्क दिया हुआ है, वही सब आपको लिखना है। आईटी रिलेटेड रिस्क क्या होगा कि कोई उसको मतलब कैसे आपको ठीक करना है, कंट्रोल्स बोल रहे हैं। तो रिस्क पढ़ाया ना ऊपर, रिस्क और कंट्रोल, तो कंट्रोल्स क्या क्या है, तो वही लॉग इन लॉग आउट का पूरा, एक तो आप डेटा को सिस्टम में
एक फाइल रख के रखो जो कैप्चर करे कितने समय तक किस यूजर ने लॉग इन किया, लॉग आउट किया है, कोई इंसिडेंट रिपोर्टिंग हो रहा है तो उसको ट्रैक करो, उसके लिए तुरंत आप चेक करो क्या करना है, कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन उसको फ्लैग करो, कोई डोरमेट अकाउंट है, मान लो एक कस्टमर का अकाउंट 2 साल से यूज नहीं हो रहा, अचानक से यूज हो रहा है, तो उस पर चेक करो क्यों यूज हो रहा है, अलाउ मत करो यूज करना अनटिल अनलेस आप कंफर्म्ड हो कि जो आदमी कर रहा है वो ऑथराइज बंदा है। सो डोरमेंट अकाउंट में अगर कोई ट्रांजैक्शन आ रहा है तो उसको फ्लैग करो, चेक करो, और कोई सिस्टम में एक बना के रखो कि कोई जैसे मान लो लिमिट है 50,000 का, बट 1 लाख तक विड्रॉ करे कोई कस्टमर, ऐसे यूजुअली 50-50 करता था, बट अभी 1 लाख 1.5 लाख कर रहा है, तो सिस्टम में ये जो अगर अमाउंट विड्रॉ है अबव देन द ड्रॉइंग पावर, तो उस पर देखो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाना चाहिए। एक्सेप्शनल सिचुएशन कुछ हो रहा है तो उसके लिए सुपरवाइजरी आईडी पासवर्ड लगेगा, ठीक है। और एक सबका टाइम बना दो एम्प्लॉइज का, जैसे मान लो 10 to 7, उसके बाद उन लोग एक्सेस नहीं कर सकते, अगर एक्सेस करना है तो उनको हायर अथॉरिटी का परमिशन चाहिए, आईडी पासवर्ड अलग से कुछ चाहिएगा, तो वही यूजर टाइम आउट को प्रिस्क्राइब कर दो। तो ये सब बोल रहा है वही कंट्रोल, ये जनरल कंट्रोल हो गया। हम लोगों ने यहाँ रिस्क के बगल में कंट्रोल लिख लिख के पढ़ा, अब ये बोल रहे जनरल आईटी कंट्रोल्स किया है, जनरल इंटरनल कंट्रोल्स क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक बोल रहे जनरल कंट्रोल्स, तो वही देख रहे हो सेम चीज बार बार एक ही चीज दे रहा है। तो कोई भी 3-4 पॉइंट लर्न कर लेना, जैसे एक मैंने अभी आपको बोला कि एक लॉग मेंटेन करके रखो कि इतना टाइम लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लॉग इन लॉग आउट, तो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखो, लॉग इन और लॉग आउट का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखो, ठीक है। फिर इसके अलावा मैंने क्या बोला और क्या करोगे, कोई भी एक्सेप्शनल इंसिडेंट हो रहा है या कोई डोरमेंट अकाउंट है उसके बारे में लिखना, डोरमेंट अकाउंट का फ्लैगिंग करो। मान लो कोई कस्टमर का अकाउंट इनएक्टिव था, 2 साल से यूज नहीं किया, बट अभी अचानक से बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो पता लगाओ वो ऑथराइज यूजर कर रहा है कि कोई ऐसे कोई और उल्टा पुल्टा आदमी कर रहा है। फिर सिस्टम में होना चाहिए कि अमाउंट इफ विड्रॉन अबव दी, एक्चुअली अमाउंट शुड नॉट बी, ठीक है, अमाउंट इफ क्या, अमाउंट शुड नॉट बी विड्रॉन अबव दी विड्रॉल लिमिट, और अगर हो रहा है तो उसके लिए क्या कंट्रोल्स है, क्या क्या किया, तो शुड नॉट बी, तो इफ की जगह ये इफ तो रिस्क हो गया, शुड नॉट हो गया कंट्रोल, शुड नॉट बी विड्रॉन। तो सिस्टम में ऐसा कुछ होना चाहिए सॉफ्टवेयर में कि वो ये सब चेक कर सके, ठीक है। और कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो चला जाए, यूजर का टाइम आउट, यूजर टाइम आउट ऑटोमेटिकली हो जाए, प्रिस्क्राइब कर दो, और इंप्लॉयज कितने टाइम तक बैंक चैनल से कनेक्टेड है नहीं है, तो वो सब, ठीक है। तो यूजर एक्सेस टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल 10 AM to 7 PM शुड बी फिक्स्ड, उसके अलावा कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट हायर अथॉरिटी से परमिशन चाहिएगा, है ना, परमिशन फ्रॉम। तो अगर मेरे को सब लर्न है तो आपको भी तो ये चैप्टर लर्न हो सकता है। EIS इज इन माई ब्लड, मैं आप कभी भी बोलोगे मैं पॉइंट सारे बोल सकती हूँ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट परमिशन फ्रॉम हायर अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड। बताओ आपको लर्न हुआ कि नहीं, अगर मुझे लर्न हो सकता है तो आपको भी तो हो सकता है ना, बताओ कुछ था ये, मतलब कंट्रोल नहीं भी करोगे तो आप लिख सकते हो अपने आप। अब कोई मैंने बताया था ना क्रिटिकल इंसिडेंट रिपोर्टिंग, कोई एक्सेप्शनल इंसिडेंट हो रहा है उसको भी मेंटेन करके रखो, एक ही चीज बार बार लिख रहे हैं, जनरल आईटी कंट्रोल्स। कम ऑन टेल मी, लर्न हुआ कि नहीं बच्चा, लर्न हुआ कि नहीं, फटाफट बताओ। बहुत इजी है। अब एक चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चंस भी आते हैं, ध्यान से सुनना, अलग से बोल रहे हैं क्या क्या कंट्रोल्स है, कंट्रोल्स इन वो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगाया है ना बैंकमेट का या फिनैकल का या फिनवन का, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपने क्या क्या कंट्रोल्स किया है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए आपने क्या क्या कंट्रोल्स लगाया है। तो अब आपको पता है इसको 4 लेवल में डिवाइड किया है। 4 लेवल मैम क्या, CMTR, क्या क्या CMTR। अब ये मैम CMTR क्या होता है, कुछ नहीं, बहुत ईजी है, आप गेस कर सकते हो। सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर ले रहे हो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करके लो, वो कॉन्फ़िगरेशन लो जो आपके लिए सूटेबल, आपको पता है अलग अलग मॉड्यूल्स आते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर के, तो वही मॉड्यूल लो जो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। अब उसमें आप एम्प्लॉइज का भी डेटाबेस रखोगे और कस्टमर का भी रखोगे, तो यूजर टाइप को पहले ही डिफाइन कर लो, जिस यूजर टाइप का डेटाबेस रखना है,
फिर उसके बाद यूजर का एक्सेस राइट कितना होगा, उसके लिए मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटर जैसे मैनेज करते हैं, जैसे मैंने ईआरपी में नहीं दिखाया था मैं मैनेज करती हूँ पासवर्ड मैनेजमेंट। फिर ये एम हो गया मास्टर, मास्टर डेटा अलग अलग, कौन क्या क्या चीज का मास्टर डेटा होगा बताओ, इंप्लॉय का होगा, कस्टमर का होगा, इनकम टैक्स का होगा। फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन मतलब वही डे टू डे ट्रांजेक्शन। अब बैंक में क्या क्या ट्रांजेक्शन होता है, रेमिटेंसेस, डिपॉजिट, एडवांसेस, लोन, जनरल लेजर, ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ये सब याद है ना। और लास्ट में सॉफ्टवेयर शुड बी एबल टू जनरेट MIS रिपोर्ट्स, RS रिपोर्टिंग, अलग अलग टाइप के रिपोर्ट जनरेट कर ले यूजर को जैसे चाहिए। मान लो पूरा आज जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ ओवरऑल सारे ब्रांचेस में, उसका एक समरी देखना है CEO को, या फिर लेजर चेक करना है, एक्टिविटी लॉग चेक करना है, तो ये सब रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर जनरेट करके दे सके। MIS रिपोर्ट पूरा एक ब्रांच का देखना है, या कोई एक्सेप्शन, रिपोर्ट ऑफ एक्सेप्शंस देखना है कि कोई एक्सेप्शनल एक्टिविटी हुआ उसका रिपोर्ट देखना है। तो ये सॉफ्टवेयर में ये सारे फीचर्स होने जरूरी है, CMTR विच इज वेरी इजी, हो गया लर्न। तो ये अब लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि कंट्रोल्स इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आता है, आप खुद बताओ। C मतलब क्या हो गया बताओ, सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन। फिर मैंने क्या बोला, मास्टर, तो आपको पता है क्या क्या चीज का मास्टर्स करना है। फिर क्या बोला, ट्रांजैक्शंस, एंड लास्ट में क्या बोला, रिपोर्ट्स। तो अब अपने आप बताओ ना इसके अंदर क्या लिखोगे, मास्टर्स के अंदर क्या, किसका मास्टर डेटा, इतना बार टैली में मैंने आपको ERP में दिखाया है, बैंक का जो सॉफ्टवेयर है उसमें किसका मास्टर डेटा होगा, कस्टमर का होगा। अब इसको इलैबोरेट करके नहीं लिख दोगे, एम्प्लॉइज का होगा, टैक्स का होगा, होगा ना टैक्स का मास्टर डेटा, टैक्स का होगा कि नहीं होगा। ट्रांजैक्शंस में जो जो ट्रांजैक्शंस है ऑलरेडी मैंने आपको बताया, डिपॉजिट्स का अलग अलग सब होगा, एडवांसेस का होगा, और क्या होगा, रेमिटेंसेस का होगा, और क्या होगा, ECS का होगा। सब ये अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शंस है जिसका होगा। अब ये सब अपने आप नहीं लिख दोगे बताओ, सब डिटेल्स में पढ़े हो, सब एक एक लाइन अपने आप नहीं लिख दोगे, बुक में जितना दिया उससे ज्यादा आप जानते हो, लिख दोगे। रिपोर्ट्स में MIS रिपोर्ट्स, मान लो एक ब्रांच का MIS परफॉर्मेंस देखना है, MIS रिपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांच, या फिर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, बहुत सारा प्रोडक्ट देता है ना बैंक, तो मान लो एक पर्टिकुलर MIS रिपोर्ट एक प्रोडक्ट का चाहिए, प्रोडक्ट का MIS रिपोर्ट, या फिर मान लो पूरा ओवरऑल डे में क्या क्या काम हुआ उसका पूरा लॉग चाहिए, ट्रांजैक्शन लॉग चाहिए पूरा एक दिन का, ठीक है। तो मान लो एक समरी चाहिए पूरा ट्रांजैक्शन का, ट्रांजैक्शन फॉर अ डे, PL, बैलेंस शीट, ये सब तो आपको पता ही है, या कोई एक्सेप्शनल एक्टिविटी है उसका लॉग देखना है, या ऐसे ही सारे एक्टिविटीज का लॉग देखना है, लॉग ऑफ ऑल एक्टिविटीज। तो ये सब हो गए डिफरेंट डिफरेंट MIS रिपोर्ट्स जो आप प्रिपेयर कर सकते हो। और कॉन्फ़िगरेशन मतलब कौन सा मॉड्यूल लेना है, कौन सा सॉफ्टवेयर लेना है, फिर उसके बाद यूजर टाइप कैसा होगा, इंप्लॉइज का मास्टर क्रिएट होगा कि नहीं होगा, पासवर्ड मैनेजमेंट के लिए क्या किया है, यूजर एक्सेस राइट्स के लिए क्या किया है, तो ये सब हो गए अलग अलग टाइप के। और फिर ना पहले से सिस्टम में डाल के रखो कि कितना कितना का FD आपके पास अवेलेबल है, कितना का लोन्स आप देते हो, कितना इंटरेस्ट एप्लीकेबल है, तो कस्टमर टाइप, डिपॉजिट टाइप सब पहले से तो क्रिएट करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन में सॉफ्टवेयर में सब क्रिएट करके रखना पड़ेगा। आप ये वेंडर को बोलोगे ना ये सब आप क्रिएट करके दोगे, यूजर टाइप यानी इंप्लॉय का डेटाबेस हमें क्रिएट करना रहेगा तो आप इंप्लॉय के लिए क्रिएट करके दोगे। फिर उसके बाद और क्या चीज का क्रिएशन मैंने बोला कि जैसे डिपॉजिट्स में भी मेरा कितना टाइप का डिपॉजिट है, कौन से रेट एप्लीकेबल हो गए, सब तो पहले से सॉफ्टवेयर डेवलपर से क्रिएट करवाना पड़ेगा ना। तो कस्टमर टाइप क्रिएशन, क्रिएशन ऑफ कस्टमर टाइप, FD का आप कितना टाइप दोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, एडवांसेस का कितना टाइप दोगे, ये सब पहले से क्रिएट करवा के रखना पड़ेगा आपको, यस और नो। फिर उसके बाद यूजर का पासवर्ड मैनेजमेंट कैसे होगा, एक्सेस प्रिविलेज राइट, किसको कितना एक्सेस देना है, उसको कैसे कंट्रोल करोगे। एडमिनिस्ट्रेटर के पास रहता है ना उसका पासवर्ड, जैसे मेरे पास था पासवर्ड, मैंने आपको दिखाया था, मैंने अलग अलग ERP में नहीं दिखाया था अलग अलग इंप्लॉइज को क्या क्या कंट्रोल्स दे रखा है, मास्टर डेटा में, ट्रांजैक्शन डेटा में, उसको अकाउंट्स का मास्टर डेटा में, उसको इन्वेंट्री का, नाजीर, रोहित, सारे एम्प्लॉइज का डाल डाल के नहीं दिखाया था एक्सेस प्रिविलेज राइट्स। तो हो गया, ये याद रहेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ठीक है, कंट्रोल्स इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये सारे कंट्रोल्स आपने पढ़ लिया, ये सब होना चाहिए। अब इसके बाद फिर वापस से आपकी बुक्स में रिस्क का वही जैसे ऊपर दिया ना, रिस्क और कंट्रोल, रिस्क और कंट्रोल ऑलरेडी हम लोगों ने किया है, तो आप रिस्क और कंट्रोल इसका एक बार रीड करोगे, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। अभी यहां तक जितना भी मैंने पढ़ाया है
मेरा एडवाइस आप मेरे नोट से ही पढ़ लो, सब नोट्स में मैंने कवर किया है, बट फिर भी आपका सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आपको मैथ से मार्किंग करवा देती हूँ। आओ फटाफट मैथ में आओ। आओ फटाफट, आ जाओ। तो अगर आपको बुक से पढ़ना है बुक से भी पढ़ सकते हो, नोट से क्या थोड़ा इजी हो जाता है, बट कहीं कहीं पे जहां मैंने मैथ से मार्क करवाया वो मैथ से करोगे, मतलब ऐसा नहीं है नोट्स में मैंने सब कुछ लिखा है ना, नोट्स में सब कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, आज बस इतना ही, और मैं नहीं पढ़ाऊंगी अभी आप, लेकिन एक बार यहां तक फटाफट मार्किंग करो, मैं थोड़ा रैपिड स्पीड में मार्क करवा रही हूँ। सीबीएस को कैसे इंप्लीमेंट करोगे, सबसे पहले क्या बोला था, प्लानिंग बोला था ना, स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, लॉन्ग टर्म डिसीजन, अप्रूवल चाहिएगा टॉप मैनेजमेंट का, क्यों, क्योंकि यहाँ बहुत कॉस्ट है, बहुत टाइम लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगा। सिलेक्शन बोला था कि सिलेक्शन में क्या बोला था कि किस वेंडर से खरीदना है, फिनवन, फिनैकल, बैंकमेट, तो मतलब इससे ज्यादा बेटर आप लिख सकते हो यहाँ पे जो दिया है, इतना मैंने आपको नॉलेज दे दिया है। फिर डिजाइन खुद से करना है कि आउटसोर्स करना है, किसी बाहर वाले से खरीदना है, टेस्टिंग करना होगा उसका, इम्प्लीमेंटेशन करना है, मेंटेनेंस करना है, कोई बग्स वग्स है तो फिक्स कर दोगे, सपोर्ट चाहिए टॉप लेवल मैनेजमेंट का, अपडेशन करना है, ऑडिट करते रहना है। फिर रिस्क पढ़ाया हम लोगों ने, रिस्क क्या क्या सीबीएस से एसोसिएटेड है, ऑपरेशनल रिस्क, उसमें बोला ट्रांजैक्शन रिस्क है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, लीगल रिस्क बोला, लीगल रिस्क कब आएगा, जो आपके ऊपर कोई क्लेम करेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, कोई परफॉर्मेंस नहीं किया तो कस्टमर ने, या फिर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हुआ उसने आपके ऊपर किया, कंप्लायंस रिस्क, आरबीआई का रेगुलेशन एंड ऑल, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये सब वर्ड्स यूज करना है एग्जाम में। पीपल रिस्क, अनऑथराइज्ड एक्सेस करके चोरी कर लिया कुछ, फ्रंट एंड बैंक एंड ऑफिस के बीच का लिंक को जानकर घुस गए बैक एंड ऑफिस में और डेटा चुरा लिया, अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लिया। क्रेडिट रिस्क क्या हो गया, बैंकिंग रिस्क जो होता है, रिस्क ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन से जो होता है, रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं किया, रिकवरेबल हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो गया। मार्केट रिस्क क्या होता है, ये ट्रेडिंग रिस्क होता है, ट्रेडिंग बुक्स के कारण होता है, जो मैंने बोला था, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क के बारे में बताया था ना, सब लिखवाया है मैंने, तो वही सब है। फिर स्ट्रेटेजिक रिस्क बोला ना, मर्जर्स हो गया या कुछ चेंज हो गया डिमांड। आईटी रिस्क में बताया था अलग अलग रिस्क, ओनरशिप ऑफ डेटा, ऑथराइजेशन, पिन नंबर, ओटीपी, फिर इतने सारे सॉफ्टवेयर है उसको मेंटेन करना, रिस्पॉन्स टाइम, चेंज मैनेजमेंट, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, इंसिडेंट हैंडलिंग, तो सब ये नोट से करोगे तो ज्यादा बेटर है, मैंने सब नोट्स में लिखा है। फिर सिक्योरिटी पॉलिसी, उसमें बोला ना सिक्योरिटी पॉलिसी में आईएसओ सर्टिफिकेशन के बारे में बात किया था, तो आईएसओ सर्टिफिकेशन कब मिलेगा, जब आप ये सारे मेथड्स को केटर करोगे, सारे जगह रिस्क पे कंट्रोल्स लगाओगे, लाइक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, यूजर सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, डेटाबेस सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, फिजिकल सिक्योरिटी, सब पढ़ाया मैंने। फिर ये टेबल रीड कर लेना एक बार, इसमें भी से भी मैंने आपको पढ़ाया क्या क्या रिस्क है, जैसे डेटा सेंटर का रिस्क था, फिर इंटीग्रिटी का रिस्क पढ़ाया था ना, फिर ये सब पढ़ाया था, सिक्योरिटी ब्रीचेस में गो अनडिटेक्टेड तो लॉग्स मेंटेन करके रखो। फिर उसके बाद ये इन्वायरमेंटल रिस्क, फायर फ्लड, तो उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर और ये सब है। फिर नेटवर्क डायग्राम्स बना के रखो, नेटवर्क रिस्क के लिए, वायरस वायरस अटैक कर दे, तो वही सब चीज है। फिर इंटरनल कंट्रोल्स क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल इंटरनल कंट्रोल का, जॉब रोटेशन करो। फिर उसके बाद सुपरवाइजरी वाला, सुपरवाइज करना चाहिए, जैसे शेरशाह को हटा दिया गया था, उसको कौन सुपरवाइज कर रहा था, उसका टॉप बॉस। सबका पावर फिक्स कर दो। पीरियोडिक कंफर्मेशन लो, कंट्रोलिंग अथॉरिटी। फिर उसके बाद फ्रॉड प्रोन आइटम्स वाला बात, इंटरनल ऑडिट करवाओ, तो एनी 5 पॉइंट्स लर्न। फिर आईटी कंट्रोल इन बैंक, वही लॉग इन लॉग आउट, डोरमेंट अकाउंट जो मैंने बोला, सिस्टम चेक करके रखो, नीड टू नो बेसिस में एक्सेस दो, नीड टू यूज और नीड टू नो बेसिस, है ना। फिर यूजर टाइम आउट इज प्रिस्क्राइब, एक्सेप्शनल सिचुएशन को प्रिस्क्राइब करके रखो। और पावर, अगर कोई दूसरा लेजर खोल रहे हो एक टाइम के बाद, तो उसके लिए आपको परमिशन चाहिएगा टॉप लेवल का। फिर कंट्रोल्स बताया ये 4, CMTR, कॉन्फ़िगरेशन में बताया ना, यूजर टाइप, कस्टमर टाइप, प्रिविलेजेस, पासवर्ड मैनेजमेंट, मास्टर में कस्टमर, इंप्लॉय, इनकम टैक्स, ट्रांजैक्शन में डिपॉजिट, जो भी ट्रांजैक्शंस होता है एक नॉर्मल बैंक, एडवांसेस, ECS, जनरल लेजर, रिपोर्ट्स में MIS रिपोर्ट, एक्सेप्शनल रिपोर्ट, जनरल लेजर, ईच डे का ट्रांजैक्शन, एक्टिविटी लॉगिंग, यहां तक। और ये मैंने आपको बोला है रीड कर लेना, ये वाला टेबल, यही सारे रिस्क वापस से दिए और सबके कंट्रोल से एक बार रीड कर लेना, इजी है, कुछ है नहीं, बहुत इजी है। ये वाला टेबल मैंने बोला रीड करोगे, दिस इज योर होमवर्क, प्लीज इसको एक बार रीड करना, इजी है, आप समझ जाओगे, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे, यहीं तक रखते हैं आज।